हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं करण अग्रवाल और आप देख रहे हैं आकाश अग्रवाल क्लासेस द्वारा दी गई सीएमए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज। यस, मैं आप लोगों को मैनेजमेंट सिखा रहा हूं एंड अब तक हम लोग 2 चैप्टर्स देख चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो लीडरशिप एंड मोटिवेशन है वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लीडरशिप को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में हमने लीडरशिप को कवर किया था एंड उसी तरीके से हम लोग आज मोटिवेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे लाइफ के लिए भी मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो वैसे भी हमें बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत है, जो मेरे जैसे लोग आपको देते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं आपको मोटिवेट, राइट। सो ये टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं एंड आई एम डैम श्योर कि जैसे ही ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, एक तो मोटिवेशन ये टॉपिक आप लोग का बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, कवर हो जाएगा और उसी के साथ साथ आप लोग भी मोटिवेट हो जाओगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी आप लोग के अंदर आपके सीएमए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करने के लिए, जल्द से जल्द सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए और उसके आगे फिर सीएमए इंटरमीडिएट जो है वो आकाश अग्रवाल क्लासेस के साथ जुड़कर कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, राइट। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक विच इज मोटिवेशन। मोटिवेशन हिंदी भाषा में प्रेरणा, अगर ट्रांसलेट करेंगे, मैंने मीनिंग नहीं दिया पर हिंदी भाषा में अगर उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वो एक प्रेरणा है। किसी भी चीज की प्रेरणा हमें कुछ गोल अचीव करने के लिए, कुछ काम कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे अंदर वो एनर्जी देती है क्या नहीं देती है, हमारे अंदर वो अर्ज पैदा करती है क्या नहीं करती है। हमें प्रेरणा है कि समझो मुझे क्लास में टॉप करना है या रेस में फर्स्ट आना है या मेरी टीम को जिताना है या छोटी चीज मुझे 2, 5, 10 किलो वेट लॉस करना है या वॉट एवर दैट थिंग में भी, तो उसके लिए आपको लगता है मोटिवेशन जब आपको मिलता है तो क्या होता है, आप इंस्पायर हो जाते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि हाँ मैं ये काम कंप्लीट करूंगा, हाँ मैं ये काम करूंगा, ये काम होने पर, सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर उसके बदले में शायद मुझे कुछ मिलने वाला है। बच्चों को माँ स्कूल में जब आप थे, तब छोटे थे, तब आपको मोटिवेशन दिया करती थी कि यार आप होमवर्क कंप्लीट करो तो आपको पसंद की आइसक्रीम दूंगी या चॉकलेट दूंगी, या पिताजी ने कहा होगा कि आप 80% लाओ तो आपको साइकिल दिलाऊंगा वगैरह वगैरह। तो क्या हो रहा है, वो आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हर जगह ऑर्गेनाइजेशंस में लोग इन्वॉल्व है ना। हमने देखा है कि मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, तो हर जगह लोगों से काम करवाना है। तो इन सारे लोगों से काम करवाने के लिए मैनेजर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन सारे लोगों को मोटिवेटेड रखें, इन लोगों को इंस्पायर करते रहे, ताकि ये लोगों के अंदर वो अर्ज बनी रहे, ये लोग पॉजिटिवली जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और ये लोग अपने काम करते रहे, गोल्स अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते रहे, पर्सनल गोल्स भी अचीव करते रहे साथ साथ में। तो क्या होता है, ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस करता रहता है। इसीलिए हम लोग मोटिवेशन ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज द रोल ऑफ मैनेजर्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स कि उनकी टीम, उनके मेंबर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाईली मोटिवेटेड रहे। हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत सारा इंस्पिरेशन रहेगा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, तो फिर गोल डायरेक्टेड जो है बिहेवियर होगा, गोल्स अचीव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। सो ये बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन है। इसके अंदर कई सारी थियरीज भी हम लोग आज देखने वाले हैं, मोटिवेशन की थियरीज। ऑफ कोर्स देखो, लोगों का काम है कि हर चीज को साइंटिफिक अप्रोच बनाने का, राइट। हमने देखा ना, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज ए साइंस, राइट। तो फिर कुछ थियरीज जो है वो सोच से जो है वो थियरीज भी आ जाती है, तो वो थियरीज भी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो मैंने कुछ इजी करने की कोशिश की है, कहीं कहीं पर हाईलाइट करके रखा हुआ है, ताकि फोकस हमारा वहीं पर रहेगा, उन चीजों के इर्द गिर्द हम लोग जो है डिस्कशन करते रहेंगे। फिर आप लेक्चर देखने के बाद ऑब्वियसली आप रीडिंग करोगे इस पार्ट ऑफ द मॉड्यूल का एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, राइट। तो जिससे कि कंप्लीट आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ये वर्ड मोटिवेशन आया है वर्ड मोटिव में से, और मोटिव का मतलब क्या है, अर्ज टू डू समथिंग। ये हमको मालूम रहना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मोटिव, और मोटिव मतलब क्या है, मोटिव इज द अर्ज टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है। सो मोटिवेशन किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल। हम लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं,
हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। क्यों? ताकि वो एक कोई भी एक रास्ता, ये एक राइट पाथ है, दिस इज द पाथ, ये पाथ वो लोग अपनाए, इस पाथ पर वो लोग चलते जाए, इस पाथ पर आगे बढ़ते जाए, इस पाथ पर आगे बढ़ते जाए, ताकि ये पाथ जो है एट द एंड हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। ये समझो एक वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है। अभी मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पर दिस इज आवर वर्ल्ड कप। अगर इस रास्ते पर हम लोग चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली एट द एंड हम लोग गोल अचीव कर पाएंगे। तो इस रास्ते पर चलते रहने के लिए जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्पायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? So it is the process of inducing or inspiring people to take the desired course of action। जो कोर्स, जो रास्ता अपनाना जरूरी है गोल अचीव करने के लिए, उस रास्ते पर बनाए रखने के लिए जो काम किया जाता है, वो काम जो है इंस्पायर करने का, उसे हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। आई होप समझ में आया। जैसे अभी आप लोगों की एग्जाम्स है, तो आप लोगों का रास्ता क्या है, आप लोगों का काम क्या है कि दिन में 5-6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, आपको रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका रास्ता है। तो हमारा काम क्या है, हम आपको मोटिवेट करते रहे कि जी हाँ, आप पढ़ाई करते रहे, रिवाइज करते रहे, टाइम टेबल बनाए, सेट टाइम टेबल के हिसाब से काम करो, लेक्चर्स देखो, श्रुति मैडम का देखो, तेजस सर का देखो, करण सर का देखो, आकाश सर का लेक्चर देखो, इकोनॉमिक्स का सुरुचि मैडम का और साक्षी मैडम का लेक्चर देखो। तो ये लेक्चर देखते रहो, होमवर्क करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये रास्ता डेली आपको करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। तो क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा, आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो 2 साल 3 साल बाद आप CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, और जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, राइट? तो ये मोटिवेशन है। आने वाला समय जो है कितने अच्छे बेनिफिट्स लाने वाला है इस रास्ते पर चलने के बाद, हमारे गोल्स फुलफिल होने वाले इस रास्ते पर चलने के बाद। तो ये मोटिवेशन बनाए रखना, ये इंस्पिरेशन बनाए रखना, ये बेसिकली काम होता है मैनेजर्स का, राइट? आप लोगों के लिए भी जरूरी है। आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ मेरे लेक्चर्स में कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो किस तरीके से हमारा लाइफ जो है वो चेंज होने वाला है, राइट? सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम करवाते रहने के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगिंस विद द अवेयरनेस ऑफ अ नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस चार्ट में हम लोग प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हम सारे लोग जैसे इंसानों का सबसे हमने जैसे नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था कि सबसे पहले सारी चीजें जो है रिवॉल्व करती है अराउंड आवर नीड्स। व्हाट आर आवर नीड्स? हमारे नीड्स के इर्द गिर्द सारी चीजें जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। सो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगिंस विद द अवेयरनेस ऑफ अ नीड। नीड क्या है? एक जरूरत है, हमें कुछ जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमें अच्छे घर की जरूरत है, ये हमारी नीड है, ये हमारी जरूरत है। तो अगर हमें अच्छे घर की जरूरत है तो उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है। यस और नो? सिंपल बात है। पैसा अगर चाहिए, पैसा अगर कमाना है तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यस और नो? तो ये काम जो है ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हो जाता है क्या नहीं हो जाता है? यस और नो? अगर हम लोग को एक नीड है, एक जरूरत है, वो जरूरत पूरी करने के लिए हमें एक एक्शन करना पड़ेगा। जैसे ही वो एक्शन हम लोग करेंगे वैसे हमारी ये जो नीड है ये नीड फुलफिल हो जाएगी। सिंपल बात है। तो हमारा घर हो गया, हमने काम किया, हमने मेहनत की ईमानदारी से, हमने जॉब किया, हमने पैसा कमाना स्टार्ट किया तो हमने जो है घर वो खरीद लिया। तो हमारी एक नीड जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अभी पहली नीड सेटिस्फाई हो गई कि घर खरीद लिया हम लोगों ने। फिर जैसे ही पहली नीड सेटिस्फाई हो गई अब दूसरी नीड आ गई कि समझो हमें कार चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, नहीं क्या, हमें समझो इंश्योरेंस वगैरह चाहिए वगैरह। जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई हो गई तुरंत दूसरी नीड आ गई। अभी दूसरी नीड अगर आ गई है तो तुरंत फिर हमें फिर से एक्शन करना पड़ेगा, फिर से काम करना पड़ेगा। यस और नो? सो ये सब चीजें रिवॉल्व करती है नीड क्या इर्द गिर्द में, राइट? अब द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगिंस विद द अवेयरनेस ऑफ अ नीड। यहां पर ध्यान से देखो, ये एक लूप है, ये एक लूप है। अभी लूप क्या है? लूप आप प्लेलिस्ट में आपका लूप के ऊपर गाना चलता रहेगा ना, एक गाना खत्म हुआ परत वही गाना, एक गाना खत्म हुआ फिर से वही गाना। तो ये एक लूप है, ये लूप बार बार गोल गोल घूम रहा है। कैसे? देखो, यहाँ पर एक नीड अराइज हो गई, एक नीड अवेयर हो गई कि यार आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको जो भी आपको चीजें चाहिए, ये आपकी नीड है। अभी ये नीड
पूरी करने के लिए यू विल सर्च फॉर एन एक्शन। आप कुछ तो भी एक्शन, एक रास्ते पर चलना चालू कर दोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे। यू विल सर्च कि कौन से एक्शन करने से ये नीड फुलफिल होने वाली है। यस, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, जिससे आपको अच्छा घर मिलेगा। तो एक्शन क्या हो गया? पढ़ाई करना एक्शन हो गया, राइट। तो यू विल सर्च फॉर एन एक्शन। जैसे ही वो आप एक्शन करते हो, कुछ समय बाद आपकी नीड फुलफिल हो जाती है, यस और नो। जैसे ही वो नीड फुलफिल हो जाती है, तुरंत एक नई नीड आ जाती है। नई नीड आ जाती है तो तुरंत वापस हम लोग एक्शन के ऊपर आ जाते हैं। उस नीड को पूरी करने के लिए एक्शन ढूंढने लग जाते हैं, पाथ या रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। यस, अगर नीड फुलफिल नहीं होती है, अगर नीड हमारी फुलफिल नहीं होती है, नॉन फुलफिलमेंट होता है, फिर हम लोग नया रास्ता अपनाना चालू कर देते हैं। यस और नो, सिंपल बात है कि नहीं? आपको एक नीड पहचानी, आपको एक जरूरत पैदा हो गई आपकी लाइफ में, आपने रास्ता ढूंढा, रास्ता पर चलकर आपकी नीड पूरी हो गई। जैसे ही एक नीड पूरी हुई, फिर से नई नीड आ गई आपकी लाइफ में। वो नई नीड पूरी करने के लिए आप फिर से एक्शन ढूंढने लगे। और अगर वो नीड फुलफिल नहीं हुई आपकी, तो आपने नया रास्ता खोजा, जिस रास्ते से आप आपकी जो जरूरत है वो पूरी करने वाले हो, राइट। तो ये जो लूप है, ये लूप जो है वो पूरा टाइम चलते ही रहता है। ये लूप जो है नीड और एक्शन का चलता ही रहता है। सो अभी मोटिवेशन, इसीलिए यहां पर मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन नीड्स एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव हमारा रिवॉर्ड है। तो मोटिवेशन इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू। ये आप लोग प्लीज मार्क करेंगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन बिटवीन नीड्स एंड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स आर नथिंग बट, यहां पर ध्यान से देखेंगे, इंसेंटिव्स आर द इंड्यूसमेंट्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल। आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए इंसेंटिव यूज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप आपकी सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम खत्म करो, क्लियर करो, फिर आपको आगे क्या मिलने वाला है? सीएमए इंटर मिलने वाला है। सीएमए इंटर में और बहुत अच्छी तरीके से आपको यही सब जो सेट ऑफ टीचर्स हैं वो पढ़ाने वाले हैं। फिर आप सीएमए इंटर फाइनल क्लियर करोगे, फिर फाइनल क्लियर करोगे, आपको अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब मिलेगा तो पैसे मिलेंगे बहुत सारे, अच्छा सैलरी, अच्छे पैकेजेस मिलेंगे जो अच्छी लाइफस्टाइल देंगे। तो ये सारे चीजें जो है ये आपके इंसेंटिव्स है। ये इंसेंटिव्स यूज करके लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि नहीं, किया जाता है कि नहीं किया जाता है। यस, आपको बचपन में माँ पढ़ाती थी तो ये इंसेंटिव देकर ही पढ़ाती थी, बराबर है कि नहीं? तो ये है इंटरैक्शन बिटवीन नीड्स एंड इंसेंटिव्स। अभी इंसेंटिव्स जो है मोटिवेट करने के जो तरीके हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। इंसेंटिव्स जो है फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? फाइनेंशियल इंसेंटिव, बोनस, इंक्रीज इन सैलरी, है ना, ये इस तरीके के फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल, आपको शाबाशी मिलती है, आपको रिकग्निशन मिलता है, लोगों के बीच में आपका आदर सम्मान बढ़ता है, तो ये आपको प्रमोट किया जाता है। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए। तो ये नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करने के लिए, राइट। फटाफट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन देखेंगे। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। नीड्स आर फीलिंग्स इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, यस और नो। सबसे पहले तो इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। हमने देखा कि मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड। हमें एक नीड फुलफिल करनी है, हम मोटिवेटेड हो गए, भाई हमें ये करना है, हमें मैनेजमेंट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें मैथ्स में, लॉ में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर एक्शन क्या करना पड़ेगा? आकाश सर, तेजस सर, आप मैडम का, करण सर का लेक्चर देखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स एंड नीड्स आर फीलिंग्स इन द माइंड। ये हमारे माइंड ने जन्म दिए हुए चीजें हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, बराबर है कि नहीं? फिर इट इज टोटल, इट इज नॉट पीस मील। मोटिवेशन इज टोटल, इट इज नॉट पीस मील। मतलब आपको पार्ट्स में, आपको टुकड़ों में मोटिवेशन नहीं मिलने वाला, आपको टुकड़ों में मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। आइदर आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो या आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड नहीं हो। सर मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया हूं, ऐसा नहीं होता है। अ पर्सन कैनॉट बी मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग सम ऑफ हिज नीड्स पार्टली। थोड़ी नीड्स उसकी फुलफिल करो और उसको मोटिवेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या तो पूरी नीड्स फुलफिल होगी, मोटिवेशन मिलेगा, या तो नहीं होगी बिल्कुल भी, देयर इज नो मोटिवेशन एट ऑल, राइट। अ पर्सन कैन नॉट बी मोटिवेटेड इन पार्ट्स, यस। फिर तीसरा, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने देखा लूप है, एक नीड फुलफिल हो गई, तुरंत दूसरी नीड अराइज हो गई, दूसरी फुलफिल हो गई, तुरंत तीसरी नीड अराइज हो गई। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नीड लीड्स टू मोटिवेशन, मोटिवेशन एक्शन, एक्शन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। यस, सो
Human needs are infinite. As soon as one need is satisfied, a new one arises. Hence it is said motivation is a continuous process. Why? यहाँ पर हमने देखा था process of motivation begins with the awareness of need. जरूरत को पहचानना है हमें, वो जरूरत की पहचान हमें बताती है कि हमको मोटिवेशन चाहिए, वो जरूरत पूरी करना ही हमारा मोटिवेशन बन जाता है। आज मेरी जरूरत है कि मेरी फैमिली एक अच्छा लाइफस्टाइल डिजर्व करती है, मेरी नीड है वो, इट इज मोटिवेशन फॉर मी, इट इज मोटिवेशन दैट माई फैमिली डिजर्व्स अ गुड लाइफस्टाइल इज मोटिवेशन फॉर मी। फिर मैं सर्च ऑफ एक्शन में गया, मैंने पढ़ाई किया, मेहनत किया, क्लासेस ले रहा हूँ, लेक्चर्स ले रहा हूँ, आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन लिया, नीड फुलफिल हो गया। सिंपल बात है। मोटिवेशन कॉजेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मेरा नीड क्या था? फैमिली को अच्छी लाइफ देना, मेरा गोल था। तो मुझे ये मोटिवेशन ने गोल के तरफ काम करने पर मजबूर कर दिया, क्या नहीं कर दिया? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। उस गोल को ध्यान में रखते हुए मैं एक्टिविटी करने लग गया, मैं मेहनत करने लग गया, पढ़ाई करने लग गया, पढ़ाने लग गया बच्चों को। क्या हो गया? मेरे गोल्स फुलफिल होने स्टार्ट हो गए। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस मोटिवेशन ने कराया, क्या नहीं कराया? यस और नो? A person behaves in such a way that he can satisfy his goals or his needs. Hence it is said it causes goal directed behavior. इस मोटिवेशन की वजह से आपका बिहेवियर सिर्फ गोल के दिशा में जाता है। अभी से आप लोग भी और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने वाले हो, क्योंकि आपको दिशा मिल गई है, गोल मिल गया कि आपको सीएमए फाउंडेशन बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी ये यहाँ पर एग्जांपल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे, मार्क करेंगे अपने अपने मेरे साथ में। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंक्लूड्स पे, अलाउंसेस, बोनस वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो जाते हैं। ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो जाते हैं कि आपको अलाउंसेस मिल गए, आपको बोनसेस मिल गए, आपका सैलरी बढ़ाया गया। फिर होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सच एज रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज्यादा बड़ा काम दिया जाता है, और ज्यादा बड़ा जिम्मेदारी दिया जाता है आप लोगों को। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, चैलेंजिंग जॉब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से चैलेंज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सो यू नीड टू नो दिस, इंपॉर्टेंट है ये। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अभी ये कोई एक यूनिवर्सल थियरी नहीं है कि एक ही तरह से हर आदमी मोटिवेट होता है। सबका अपना अपना दिमाग है, अपना अपना ब्रेन है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जरूरतें हैं। हेंस इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंडिविजुअल्स डिफर इन व्हाट मोटिवेट्स देम। आपके लिए मोटिवेशन एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बहुत बड़ा बंगला, एक बहुत बड़ा घर होगा। मेरे लिए मोटिवेशन एक पीसफुल लाइफ, मतलब बच्चे, बीवी, माँ बाप, भाई बहन, ये फैमिली होनी चाहिए, सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। हर आदमी के लिए मोटिवेशन अलग चीज हो सकती है। तो कोई भी यूनिवर्सल थियरी, यूनिवर्सल अप्रोच टू मोटिवेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यस, तो ये कुछ फीचर्स थे मोटिवेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटिवेशन के, राइट। हमें एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन अराइजेज आउट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अ नीड। एक जरूरत है, हमें वो जरूरत पूरी करनी है। आज ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है? अपने गोल्स फुलफिल करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जरूरत क्या है? उनकी खुद की अपनी पर्सनल नीड्स है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स क्या करते हैं? उनकी नीड्स सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि ये सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, सो दैट इज वाई एक वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, एक ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर मोटिवेशन एक बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाता है। ये सारे के सारे जो मैनेजर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने ग्रुप को, अपने मेंबर्स को मोटिवेटेड रखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड है कि हाँ मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, मुझे अलाउंसेस, मुझे पे, मुझे रिकॉग्निशन, मुझे इज्जत मिल रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करने में मदद करेगा। इट विल डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हेंस इट इज सेड मोटिवेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता रहे। इससे क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस देखेंगे फटाफट हम लोग। चलो, हायर एफिशिएंसी। देखो ये बहुत सिंपल चीज है। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो तो आप ज्यादा एफिशिएंसी से, ज्यादा इफेक्टिवनेस से काम करोगे, ज्यादा एफर्ट्स डालोगे।
ज्यादा बेहतर तरीके से जो है आपके जो भी एक्टिविटीज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने चालू करोगे, विच विल लीड टू हायर एफिशिएंसी, हायर आउटपुट, है ना। ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा आउटपुट निकलना स्टार्ट होगा क्या नहीं। अभी आप मैनेजमेंट का लेक्चर देखोगे, अकाउंट्स का देखोगे, इकोनॉमिक्स का देखोगे, लॉ का देखोगे, मैथ्स का देखोगे, आप ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। ये ज्यादा एफर्ट डालने से ज्यादा आउटपुट भी आने वाला है, ज्यादा मार्क्स भी आने वाले हैं। यस, तो सबसे पहला एडवांटेज है हायर एफिशिएंसी। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर क्या करना स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयज, अगर वो हाईली मोटिवेटेड है तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड है तो वो खुद सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं एक रिसोर्स हूं, मैं पूरे एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं, पूरा एफर्ट डालकर काम कर रहा हूं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्स हो गया। फिर मैं जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होऊंगा, कोई भी इसमें से ये रिसोर्स यूज कर रहा हूं या ये रिसोर्स यूज कर रहा हूं, उन सारे रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। सो ओवरऑल क्या हो जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, कॉस्ट जो है वो गिरना चालू हो जाता है, आउटपुट जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, प्रॉफिट लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड जॉब रहेगा एम्प्लॉयज का, तो वो लोग काम छोड़कर जाने वाले नहीं है, सालों साल उसी कंपनी में काम करते रहेंगे। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ दिस। लोग सालों साल उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत मोटिवेशन है, लोगों की नीड सेटिस्फाई होती रहती है, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अभी क्या होता है, देयर इज गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट, द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स, द एम्प्लॉइज, ओपन कम्युनिकेशन है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, नीड सेटिस्फाई किए जा रहे हैं, एक बहुत हेल्दी सेटिस्फैक्टरी एनवायरनमेंट है, तो इट लीड्स टू बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पगार अच्छा मिल रहा है, रिकग्निशन अच्छा मिल रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया, यही तो मोटिवेशन है। इजियर सिलेक्शन, फिर अभी ऐसी कंपनी जो है जो लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है, तो वो एंजॉय करती है मार्केट के अंदर अच्छा रेपुटेशन, तो अच्छे लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं, है ना, अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं कि नहीं। इजियर सिलेक्शन, लोगों के लिए भी आसान हो गया कंपनी सिलेक्ट करना, कंपनी के लिए भी आसान हो गया क्योंकि अच्छे लोग अवेलेबल है, तो उनको सिलेक्ट करना, एम्प्लॉय करना अपने पास। सो इट लीड्स टू इजियर सिलेक्शन, फैसिलिटेट्स चेंज। अभी बहुत बार लोग रेजिस्टेंट रहते चेंज करने के लिए अपने आप को, लेकिन अगर मोटिवेटेड है, जैसे अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वो कुछ एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, कूद नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है, अगर हम उसको मोटिवेशन दे कि यार तू पतला हो जाता है, तो देख तू तेरा पसंद का स्पोर्ट है, क्रिकेट है या फुटबॉल है या बैडमिंटन है, तो वो खेल पाएगा, तो वो एंजॉय कर पाएगा जो तुझे पसंद है, तो उसको मोटिवेशन मिल गया, वो चेंज हो गया, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, खाना पीना कंट्रोल कर दिया, उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्या हो गया, हाई मोटिवेशन मिला, जिससे आदमी रेजिस्टेंस टू चेंज जो था, जो चेंज नहीं कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था चेंज करना, वो रेड्यूस हो गया, वो चेंज हो गया, हायर आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया क्या नहीं हो गया। सो दीज आर बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन। एक वर्क अगेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर मोटिवेशन देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, देखो इतने सारे एडवांटेजेस है उसकी, ये तो हम डायरेक्टली बुक में पढ़ रहे हैं, इससे कई ज्यादा और एग्जांपल्स है, कोई ज्यादा और पॉइंट्स है जो मोटिवेशन क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इतना ज्यादा बेनिफिट जो है मोटिवेशन का, जो है इतना बड़ा रोल मोटिवेशन प्ले करता है, इसीलिए ऊपर लिखा गया था कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन जानबूझकर यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की थी आपको समझाने के लिए कि कैसे मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसीलिए मैनेजर्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी भी बन जाता है, बराबर। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी थियरीज ऑफ मोटिवेशन देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। हम लोग 3 थियरीज देखने वाले हैं, इन ऑल 7 थियरीज हमें दी गई है। 7 थियरीज किन किन लोगों ने जो है बताई है, हमें उनके नाम भी दिए गए हैं, तो ये 7 थियरीज किन किन लोगों ने दिए हैं, ये नाम के साथ हमें पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल थियरी नंबर 1 मैस्लो अंकल ने दिए, तो मैस्लो अंकल की थियरी का नाम क्या था, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, तो ये पता होना चाहिए कि नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर दूसरी थियरी जो हम पढ़ने वाले हैं हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। थर्ड वन इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये मैग्रोगर ने दी थी थ्योरी। तो ये 3 थियरी जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा और 4 थियरीज है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। एल्डरफर्स ERG मतलब एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थियरी। फिफ्थ वाली है अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैक्लेलैंड एंड द सिक्स्थ वन इज जे स्टेसी एडम्स इक्विटी थियरी, और लास्ट वाला है विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। ये 7 थियरीज के नाम हमें पता होने चाहिए,
कौन सी थियरी किस बंदे ने दी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ये प्लीज आप लोग जो है ये लर्न कर लीजिएगा। इसमें से पहली 3 थियरीज जो है मैस्लो की, हर्जबर्ग की और मैकग्रेगर की थियरी एक्स और थियरी वाई, ये तीनों थियरीज हम लोग देखने वाले कि ये थियरीज किसके ऊपर बात कर रही है, किस तरीके से मोटिवेशन से रिलेटेड है, ये थियरी के अंदर क्या चीजें बताई गई है और क्रिटिसिज्म क्या मिला है इस थियरी को। राइट, सो फटाफट हम लोग अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज थियरीज ऑफ मोटिवेशन। थियरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले सबसे बेसिक सबसे सिंपल थियरी जो हमें दी थी मैस्लो ने, मैस्लोज मॉडल ऑफ नीड हायरार्की, वो हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, मेरा पेन फिर से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, लगता है चल नहीं रहा है, तो चेक करेंगे हम लोग क्या हो गया इसे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है कुछ देर के लिए किसी कारण से थोड़ा सा तकलीफ देती है, पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी जी जो अभी है खुश हो गई हमसे, जो थोड़ी सी नाराज हो गई थी। राइट, तो सबसे पहला वाला जो हमारा है मैस्लोज मॉडल। एब्राहम एच मैस्लो, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हैज डेवलप्ड दिस नीड हायरार्की थियरी। मैस्लो ने हमें जो थियरी दी उसका नाम था नीड हायरार्की थियरी। ये नाम हमें पता होना चाहिए, कौन से पर्सन ने कौन सी थियरी प्रोपेगेट की है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैस्लो की थियरी का नाम था नीड हायरार्की थियरी। अभी हायरार्की है, बात को ध्यान से समझो, हायरार्की है मतलब लेवल है। हायरार्की मतलब क्या? हायरार्की मतलब लेवल, सॉरी, हायरार्की मतलब लेवल। एक मिनट, हाँ। अभी मैस्लो ने हमें ये नीड हायरार्की थियरी दी थी। अब ये क्या बात कर रहा है, ये थियरी के क्या फीचर्स है, किस बारे में ये थियरी हमारा बात कर रहा है, सेलेंट फीचर्स ऑफ दिस थियरी। नंबर 1, सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग्स स्ट्राइव टू फुलफिल अ वाइड रेंज ऑफ नीड। जो हम लोग पूरा टाइम जो काम कर रहे हैं, पूरा टाइम जो हमारी कोशिशें जिसमें लगी हुई है, वो वैरायटी ऑफ नीड्स फुलफिल करने में लगी हुई है क्या नहीं है? यस और नो। हमारी ज़रूरतें बहुत सारी है। हमें घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें फैमिली चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमारी शोहरत चाहिए, हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, हमें हम हमारी एबिलिटी जितनी भगवान ने दी है वो एबिलिटी जो है वो एबिलिटी दिखानी है दुनिया को। तो बहुत सारी नीड्स है हमारी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है हमारी। राइट, अभी ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन बींग्स के, ये सारे रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कुछ चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड एक दूसरे से। राइट, अभी मैस्लो ने क्या किया, मैस्लो ने लेवल्स बना दिया, हायरार्की बना दी। सॉरी, तो मैस्लो ने ये जो सारे नीड्स है ह्यूमन बींग्स के, हमने देखा कि देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स, बहुत सारी वैरायटी है नीड्स के अंदर, और ये सारे जो बहुत कॉम्प्लेक्स नीड्स है। तो मैस्लो ने एक हायरार्की बना दी, एक ऐसी इस तरीके से लेवल्स बना दिए, एक टेबल बना दिया। यहाँ पर नीड्स को जो है, ह्यूमन बींग की नीड्स को जो है यहाँ पर प्लेस करना अलग अलग लेवल पर स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, अभी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले इसने टेबल क्या बनाया, लेवल्स क्या बनाए। सबसे नीचे इसने फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा, फिर उसके ऊपर सबसे टॉप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को रखा, और बीच में जो नीड्स थी सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स जो है वो लेवल 2, 3, 4 पर रखे। तो इस तरीके से 5 लेवल्स में मैस्लो ने जो है नीड्स को, ह्यूमन बींग्स की नीड्स को जो है वो डिवाइड करने का काम कर दिया। अभी ये नीड्स क्या है वो देखेंगे हम लोग। राइट, देखो यहां पर ही फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ और हायरार्की ऑफ द नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स वर एट द बेस, self actualization needs were at the apex, were at the top, whereas safety needs, फिर social needs और esteem जो ego needs है, they were positioned in between। इस तरीके से उसने जो है एक हायरार्की बना दिया। लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द हायर लेवल नीड इमर्जेस। अभी मैस्लो का थियरी क्या बोलता है, इसके फीचर क्या है कि सबसे नीचे, टेबल के सबसे नीचे, पिरामिड के सबसे नीचे जो लोअर लेवल के नीड्स है वो सबसे पहले फुलफिल होने चाहिए। वो नीड्स फुलफिल होंगे तो इंसान के लिए दूसरी जरूरतें पैदा हो जाएंगी। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, अभी इधर मैं लिखता हूं, समझो ग्राउंड फ्लोर, इधर ग्राउंड फ्लोर वाली जो नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। ये फुलफिल हो गई तो हम लोग को फर्स्ट फ्लोर वाली जो नीड्स है वो जरूरतें महसूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी।
ये हो गई तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, नेक्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। तो एक लेवल जो लोअर लेवल कम सेटिस्फाई होता है तो हमारी नीड जो है इमर्ज हो जाती है हायर लेवल के लिए। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये मैस्लो ने अपनी थियरी में बताया हमें। एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड इमर्जेस। और अगर if there is unsatisfied need which regulates an individual behavior, मेरी एक नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, मेरी समझो ये वाली नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो मेरा पूरा बिहेवियर, मेरे पूरे एक्शंस जो है वो ये नीड सेटिस्फैक्शन ही ड्राइव कर रहा है। मेरी सारी एक्टिविटीज जो है इसको फुलफिल, इसको सेटिस्फाई करने में ही लगी हुई है। अनसेटिस्फाइड नीड्स जो है वो रेगुलेट करता है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर। मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई है तो मेरे पूरे एक्शन जो है उस जरूरत को पूरी करने में लगी हुई है, तो मेरा बिहेवियर रेगुलेट हो गया क्या नहीं, एक अनसेटिस्फाइड नीड के वजह से। फिर जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाती है तुरंत नई जरूरत पैदा हो जाती है, फिर वो सेटिस्फाई हो जाती है, फिर नई जरूरत पैदा हो जाती है, राइट। सो ये सारी नीड्स जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैस्लो ने जो है ये एक नीड हायरार्की थियरी का जो है एक हमें चार्ट, एक टेबल, एक लेवल बनाकर दिया। सबसे नीचे सबसे फर्स्ट लेवल पर थे फिजियोलॉजिकल नीड्स। द फर्स्ट वन आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये बेसिकली बायोलॉजिकल नीड्स है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब रिक्वायरमेंट्स, हवा, पानी हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए क्या नहीं चाहिए, यस और नो। ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, सर्वाइवल के लिए जरूरी ये चीजें। देखो फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप, ये बेसिक सर्वाइवल नीड्स है, जिनको हम लोग बायोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हैं। ये हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, ये सारी जरूरतें पूरी करना हमारे लिए। फूड, क्लोथिंग जो है, पानी जो है, हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, ये सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे जिंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ये सबसे बेस में आ जाते हैं, सबसे बॉटम में आ जाती है ये नीड्स। इन नीड्स को नाम दिया है फिजियोलॉजिकल नीड्स। यस, ये बेसिक हमारे बायोलॉजिकल नीड्स है, हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमें जिंदा रखने, सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट नहीं भरेगा तो जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पेट भरना चाहते हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं वो पेट भरने के लिए कर रहे हैं, जिससे पगार आएगा, पगार से रोटी आएगी, रोटी से हमारा पेट भरेगा, हम जिंदा रह पाएंगे। सिंपल बात है। तो ये सबसे बेस में है। तो इंसान जो है सबसे पहले इन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। फूड, रेस्ट, शेल्टर, ये इतनी पगार हमें मिल जाए कि हमारी ये नीड जो है, ये हमारी नीड जो है फुलफिल होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है जो बॉटम पर है, सबसे नीचे के लेवल पर है। एक बार ये नीड्स फुलफिल हो जाती है तो हम लोग लेवल पर, ऊपर वाले लेवल पर चले जाते हैं, जहां पर हमें मिलती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स भाई, हमारा वर्क एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, हमारा लाइफ जो है, हमारा फ्यूचर जो है सेफ और साउंड रहना चाहिए, हमारे कुछ सेविंग्स होने चाहिए जो बच्चों के एजुकेशन में, शादी में, या अड़ी अड़चन में, मेडिकल इमरजेंसी में लगेंगे, हमारा कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए, सेफ्टी डिपॉजिट्स होने चाहिए। ये सारे नीड्स, एक बार हमारे सर्वाइवल नीड्स फुलफिल हो गए तो हम लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा मोटिवेशन हो जाता है, हमारी जरूरत आ जाती है सेफ्टी नीड्स की तरफ, कि भाई हमें हमारा लाइफ जो है, हमारा आने वाला कल जो है वो सेफ रखना है, वो सिक्योर रखना है। तो हम लोग वो नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, हम लोग सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट प्लान वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्क एनवायरनमेंट में हमें कुछ इंजरी नहीं होनी चाहिए, कुछ डेंजर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, फिजिकल डेंजर से हमारा प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? अभी हम डायरेक्टली तो यहाँ नहीं जा सकते, सबसे पहले तो हमें सर्वाइवल जरूरी है। तो सर्वाइवल जैसे ही हो जाता है, सर्वाइवल नीड्स जो हमारी हो जाती है, उसके बाद हम लोग सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं जो हमारा लेवल 2 पर है। एग्जांपल देखो यहाँ पर, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस प्लान्स, फियर ऑफ डिसमिसल एक्सेट्रा, हमने काम पर से निकाल दिया तो बैकअप प्लान होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यस और नो। तो ये हमारी सेफ्टी नीड है। फिर एक बार ये नीड्स फुलफिल हो जाती है तो हम लोग आ जाते हैं सोशल नीड्स के ऊपर। मैन इज अ सोशल एनिमल, यस और नो। समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में रह रहा है, पूरा टाइम लोगों के साथ आदान प्रदान है, लेना देना है, एसोसिएटेड है लोगों के साथ। तो लोगों के बीच में अपनापन, प्यार, मोहब्बत, ये अफेक्शन, ये वाली फीलिंग, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग कि हाँ आई बिलोंग टू दिस पीपल, दिस पीपल बिलोंग टू मी, मैं इनके ही बीच में से हूँ, एक हूँ, ये सोसाइटी की नीड है। तो ये सोशल नीड हो जाती है, मैन की बेसिक नीड है। ये नीड कब आती है? जब हमारी सर्वाइवल की नीड्स पूरी हो चुकी है,
जब हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स फुलफिल हो जाती है तो आदमी चाहता है कि यार मुझे अफेक्शन मिले अपने लोगों के बीच में, मेरी कंपनी में, मेरे कलीग्स के बीच में, मेरे बॉसेस के साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मुझे लव, एफेक्शन, मुझे एक्सेप्टेंस, मेरे विचारों को, मेरे स्वभाव को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। तो फिर हम लोग उन जरूरतों की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैस्लो ने बताया कि ये लेवल नंबर 3 है जो है सोशल नीड्स। फिर उसके बाद ये नीड्स फुलफिल हो जाती है तो आदमी की एस्टीम नीड्स आ जाती है। रिस्पेक्ट, मेरा ईगो, मुझे जो है इज्जत मिलनी चाहिए। तो एस्टीम दो प्रकार की होती है, एक मेरी इज्जत मेरे खुद की आंखों में जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, और एक मेरी इज्जत लोगों के, मेरे आसपास में, मेरे साथ में रहने वाले लोगों की आंखों में जो है एस्टीम ऑफ अदर्स। मुझे दोनों चाहिए, मुझे मेरे नजरों में भी मुझे मेरे लिए रिस्पेक्ट रहनी चाहिए और लोगों की नजरों में भी मेरे लिए रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। सो दीज आर एस्टीम नीड्स। अभी मेरे पास पैसा हो गया, मेरी फैमिली वेल सेटल्ड है, मेरे पास घर है, काम है, पैसा कमा रहा हूँ, सेफ्टी है, मैंने सेविंग करके रखी हुई है, इंश्योरेंस प्लान लेकर रखे हुए हैं, मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है, मेरे एम्प्लॉय, साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं मेरे एफर्ट्स, अप्रिशिएट करते हैं, मेरे तरह साथ बॉन्डिंग है उन लोग का बहुत अच्छा। भैया मुझे इज्जत चाहिए, मुझे जो है लोगों से इज्जत चाहिए, मेरे नजरों में भी मुझे बहुत एस्टीम, सेल्फ एस्टीम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, लोगों के नजरों में भी मुझे वो सब चीजें दिखनी चाहिए। ये फोर्थ नीड हो जाती है। सेल्फ एस्टीम इंक्लूड करता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सेल्फ एस्टीम नीड्स क्या इंक्लूड करती है? सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे प्रति मेरी रिस्पेक्ट, मेरा कॉन्फिडेंस कितना है अपने आप में, अपने डिसीजंस में, अपने काम करने के तरीके में। कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट, नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस, ये मेरी सेल्फ एस्टीम नीड्स है। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने तौर तरीके से मैंने काम करना चाहिए, अपने हिसाब से मैंने डिसीजंस लेने चाहिए। फिर आती है एस्टीम ऑफ अदर्स। एस्टीम ऑफ अदर्स, मेरा रेपुटेशन, मेरा स्टेटस सोसाइटी में, रिकॉग्निशन क्या है, मेरे मुझे कितनी इज्जत दी जा रही है, किस तरीके से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं मुझे, मेरा रेपुटेशन क्या है लोगों के बीच में, ये एस्टीम ऑफ अदर्स कि लोग मुझे किस तरीके से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। सो ये हमारी जो फोर्थ लेवल की नीड्स मैस्लो अंकल ने बताई वो थी एस्टीम नीड्स। इंसान बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर लेता है, उसे एनवायरमेंट अच्छा मिल जाता है, उसके बाद वो एस्टीम नीड्स की तरफ भागने लग जाता है। फिर मैस्लो बताते हैं कि उसके बाद लास्ट वाली जो सबसे एपेक्स पे नीड्स है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं जान चुका हूं कि मेरी इच्छाएं क्या है, मैं जान चुका हूं मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है। आई हैव रियलाइज्ड कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं, मेरा खुद का एबिलिटी क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, मेरी क्रिएटिविटी को स्कोप मिल रहा है या नहीं, मेरी क्रिएटिविटी को जगह इज्जत मिल रही है या नहीं। ये सब चीजें आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। अभी बहुत बार इंसान खाने को कुछ नहीं है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें करे तो हजम नहीं होता है। अरे यार खाने को कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, पगार नहीं है, रहने को अच्छी जगह नहीं है, और तू खुद का पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है, ये वहां पर ये चीज हजम नहीं होती है। इसीलिए मैस्लो ने इसको हायरार्की दे दी, लेवल दे दिया कि यार आप पहले थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, आप अपना एनवायरमेंट सेफ और सिक्योर बना लो कि आपका फ्यूचर जो है वो ज्यादा धोखे में ना रहे। आपको लोगों से बीच में प्यार इज्जत मिलनी चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप आपका जो फुलेस्ट पोटेंशियल है वो फुलेस्ट पोटेंशियल आप आपका जो है अचीव करने की कोशिश करो, रियलाइज करने की कोशिश करो। ये सारी नीड्स एट द एपेक्स रख दी उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। these are the needs for realizing one's full potential। मैं किस चीज के लिए बना हूं, मेरी खुद की भूख क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी पसंद क्या है। रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट, वेदर ये जो भी काम मैं कर रहा हूं, जो भी पैसा कमा रहा हूं, उससे मेरा डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। मेरी बढ़ोतरी नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट मेरी बढ़ोतरी इन टर्म्स ऑफ माय कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ माय बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ माय एबिलिटी। सेल्फ डेवलपमेंट, मेरा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर बीइंग क्रिएटिव, मेरी क्रिएटिविटी को स्कोप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे फुल पोटेंशियल रियलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, मुझे क्रिएटिव रहने के लिए फ्रीडम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये नीड्स आर्टिस्ट लोगों को होती है, सिंगर्स को होती है, म्यूजिक कंपोजर्स को होती है, पेंटर्स को होती है। वो पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे, नॉट एवरीवन, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। परफेक्ट एग्जांपल आपको सोनू निगम का देता हूं। कई सालों तक सोनू निगम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। आप लोग को पता होगा सोनू निगम, राइट। अचानक सिंगर है, आर्टिस्ट है, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं आदमी,
पैसा कमाता गया, नाम बन गया, देश और दुनिया में उसका नाम बहुत फेमस हो गया। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, पोटेंशियल मेरा क्या था समझ में आ गया, भैया मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है। सोनू निगम अभी बॉलीवुड के लिए काम नहीं करते हैं, मूवीज के लिए गाना नहीं गाते हैं, लोगों के लिए कॉन्सर्ट्स पर जहां पर उसको खुशी मिलती है सिर्फ वहीं पर गाना गाता है, वरना वो मूवीज में गाना गाकर और पैसा कमा सकता है। आपके अरिजीत और ये जो भी अभी के नए नए सिंगर उनसे कई ज्यादा बड़े हैं सोनू निगम, बट अभी वो काम करते नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब खुद का पोटेंशियल समझ गया है, ये नीड जो है फुलफिल हो चुकी है, इसलिए आज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। नीचे की नीड्स, पैसा कमा लिया, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट बन गया, फ्यूचर उसका बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया, बहुत सारा पैसा कमाकर इन्वेस्टमेंट करके बहुत नाम और शोहरत कमा ली, तो बहुत इज्जत मिल गई। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलाइज होगा। ये कब पॉसिबल हुआ? जब ये सब नीड्स फुलफिल हो चुकी थी, राइट। इट इज द डिजायर ऑफ बिकमिंग व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। मेरी पूरी पोटेंशियल क्या है, मैं क्या एबिलिटी है मेरे अंदर, वो एबिलिटी रियलाइज करना, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इस तरीके से मैस्लो ने ये सारे नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एनुमरेट कर दिया, एक लेवल बना दिया। लेवल 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, जैसे ये फुलफिल हो गए नेक्स्ट लेवल पर गए सोशल नीड्स, वो फुलफिल होते हैं हम लोग सेल्फ एस्टीम और एस्टीम ऑफ अदर्स, ये नीड्स फुलफिल करने चालू कर दिए। एंड जैसे ये हो जाते हैं हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हम एक लेवल ऑफ नीड्स फुलफिल करते हैं, तुरंत अगले लेवल ऑफ नीड्स हमारे लाइफ में इमर्ज हो जाते हैं। ये मैस्लो की थ्योरी ने हमें बताया कि इंसान पहले इन नीड्स को फुलफिल करेगा, फिर जैसे ये हो जाती है अगले नीड्स को फुलफिल करेगा, फिर जैसे ये हो जाती है ये मोटिवेशन मिल जाएगा कि यार मुझे अभी सोसाइटी में रिकग्निशन मिलना चाहिए, मुझे लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए। जैसे ही वो मिल जाता है, यार मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, लोगों ने मुझे इज्जत से देखना चाहिए, मुझे मेरे नजरों में मेरे लिए इज्जत रहनी चाहिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये हो गया तो यार मेरी एबिलिटी क्या है, उस एबिलिटी को मैं फुलफिल करूंगा। तो पूरा टाइम नीड जनरेट होते जा रहा है, इमर्ज होते जा रहा है। ये था नथिंग बट मैस्लो का थियरी। अभी मैस्लो की ये जो थियरी है, अभी आपको भी सुनकर लगेगा हाँ यार ये तो बात बहुत सही है। सबसे पहले तो हम हमारा पेट भरने की कोशिश करेंगे। एक बार एक सेट सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया, 10,000 रुपये मिलना चालू हो गया, मेरा पेट भर रहा है। फिर अभी हर महीना मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करूँ, ग्रोथ करूँ, तो 12,000 15,000 मिलना चालू हो जाएगा, तो 2-3 हज़ार बचाना चालू कर दूंगा, सेफ्टी की बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर एक बार ऐसा हो गया कि 30-40 हज़ार पकड़ हो गया, यार लोगों के बीच में टीम में मेरा थोड़ा सा जो है लोगों के साथ मुझे अफेक्शन रहना चाहिए, मेरे फैमिली मुझसे खुश रहनी चाहिए। तो एक एक लेवल में क्लियर कर रहा हूँ, अगली नीड मेरी जनरेट हो रही है, अगली नीड मेरी इमर्ज हो रही है। तो बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल लगती है। मैस्लो की जो थियोरी है, जो उसने हायरार्की बनाई, बहुत सिंपल बहुत लॉजिकल लगनी स्टार्ट हो जाती है। फिर ये सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं है, इट इज एक्सटेंडिंग टू ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिर्फ वर्क लिमिटेड सिचुएशन में नहीं आता है, वर्क सिचुएशन में नहीं आता है, आप ये सारे जगहों पर अप्लाई कर लो। ऐसा लगता है कि हाँ यार ये वहां पर भी कनेक्ट होती है, राइट। लेकिन इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं था, ज्यादा एम्पायरिकल सपोर्ट नहीं था, ज्यादा डेटा नहीं था, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। सुनने के बाद लग तो रही है यार सही है, ह्यूमन की साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये सारी चीजें, ये बेसिक एग्जिस्टेंस के ऊपर ही जो है रिलेटेड है ये सारी नीड्स जो है इंसान की। तो ये थियोरी जो है बहुत ही सिंपल लगी, बट बिकॉज बहुत सारा डेटा नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस थियोरी को मिल गया। अभी फटाफट देखेंगे हम लोग क्या क्रिटिसिज्म था, ध्यान से देखेंगे। नीड्स आर नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस डिसाइड करना सिर्फ नीड्स के ही हाथ में नहीं है। सिर्फ नीड्स ही डिसाइड नहीं कर रहे कि हमारा एक्शंस क्या होना वाला है, कोई हमारा बिहेवियर क्या होने वाला है। मैस्लो क्या कर रहा था कि आपके सारे एक्शंस आपकी जरूरतों ने डिसाइड किया था, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस के वजह से भी आपके एक्शंस हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता, सिर्फ जरूरत की वजह से नहीं आपका एक्शन डिसाइड होगा, आपके अनुभव की वजह से, आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से भी आपका एक्शन, आपका बिहेवियर डिसाइड हो सकता है। सो ये क्रिटिसिज्म था। फिर इट गिव्स एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से डाल दिया यार, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बना दिया, एक हायरार्की बना दी कि नहीं भैया इसी तरीके से होता है। ये एकदम सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया कि भाई सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल नीड्स है, फिर सेफ्टी है, फिर सोशल नीड्स है, फिर एस्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। एकदम जो है इसको सिंपल कर दिया कि यार सबके लिए जो है ये थियरी जो है इसी तरीके से अप्लाई की जा सकती है, बट उसको कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं, राइट। क्योंकि हर बार हर इंसान के लिए सेम सेट ऑफ सीक्वेंस फॉलो नहीं होने वाला है। एक बार मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा इंडिविजुअल हो सकता हूँ कि मुझे लगता है कि यार मेरा पेट भर रहा है ना, हाँ भाई मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, तो मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला जाऊंगा।
मेरे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोगों के बीच में मेरे क्या मान इज्जत वगैरह है वो जरूरी नहीं रखता है। फिर मैं मेरा जो फुल पोटेंशियल के लिए काम करना स्टार्ट कर दूंगा। बस मेरा पेट भरे रहना चाहिए, मेरे परिवार का पेट भरे रहना चाहिए। तो हर एक के लिए सेम सीक्वेंस फॉलो होने वाला नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है थियोरी के। फिर नीड जो है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ और फिफ्थ, तो हर बार इस तरीके से ऊपर जाए ये जरूरी नहीं। ये लेवल्स जो है, ये लेवल्स भी फिक्स नहीं है। हर आदमी के लिए एक तरह से नीड्स जो है वो डिसाइड नहीं की जा सकती है, राइट। तो अभी जब हर इंडिविजुअल के लिए सेम सेट ऑफ नीड्स, सेम लेवल ऑफ नीड्स नहीं है, तो अब मैनेजर कैसे डिसाइड करेगा? मैनेजर हर एक को अच्छी पगार देगा तो हर एक अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 लोगों की नीड जो है वो पगार हो, कुछ लोगों की नीड जो है वो इज्जत हो, रिकग्निशन हो, प्रमोशन हो, राइट। तो मैनेजर कैन नॉट कीप अप विद अ कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग सेट ऑफ नीड्स। अगर सबके लिए प्रिंसिपल सेम हो तो मैनेजर सबको एक ही तरीके से ट्रीट कर सकता है, बट नीड हायरार्की सबकी सिमिलर नहीं होती है, राइट। एंड बहुत ही स्मॉल सैंपल ऑफ पीपल के ऊपर टेस्ट किया होगा या उनसे बातचीत किया होगा या उनको स्टडी किया होगा, तो उसके ऊपर ये जो है ये स्टडी बना हुआ है। तो सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता। उन 200-500 लोगों से जिनसे भी उन्होंने बात करके, उनको स्टडी करके किया होगा, इट विल नॉट बी ट्रू फॉर अ बिग पॉपुलेशन। हो सकता है उन छोटे पॉपुलेशन के लिए ही वो छोटा सैंपल के ऊपर स्टडी किया हो, तो वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं गेन किया जा सकता, राइट। सो और फिर हर बार हर इंडिविजुअल जो है वो सेम तरीके से रिप्लाई नहीं करने वाला है, सेम तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है, राइट। तो ये बहुत सारे जो है बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैस्लो की थियरी को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। उसने हमें ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से जो है हायरार्की लेवल्स बनाकर दे दिया, बट ये हर एक के लिए जो है सेम लेवल, सेम सेट ऑफ हायरार्की होने पॉसिबल नहीं है। हर बार ह्यूमन बिहेवियर नीड्स के हिसाब से डिफाइन होने वाला नहीं। तो जो ये नीड हायरार्की थियरी है मैस्लो, सेंस ऑफ अपील फॉर द मैनेजर्स, लेकिन बेसिक जो है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, ये कितना भी आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन इस सेट ऑफ हायरार्की से मैच होता है क्या नहीं होता है? यस। तो ये जो है इस कितने भी लिमिटेशंस होने की वजह से कॉमन सेंस ऑफ अपील फॉर द मैनेजर्स था, राइट। इट इज स्टिल रेलेवेंट। देखो ये बता रहे कि इट इज स्टिल रेलेवेंट बिकॉज नीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को समझने के लिए इंसानों की नीड समझना बहुत ज्यादा आज भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थियरी काफी हेल्पफुल भी साबित होती है, राइट। सो मैनेजर्स के लिए अभी मैनेजर जो है वो समझ सकता है कि यार एक आदमी की नीड, उसका बेसिक जो है घर भरना चाहिए, तो उसको उतना ही पगार दो। एक आदमी की नीड है कि बाबा उसको अभी बहुत हमारे बीच में रिकग्निशन चाहिए, तो उसको शाबाशी दो, उसे अप्रेजल दो, उसे और ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दो। तो हर जगह वो देख रहा है कि नीड से जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है कई जगह पर, नॉट एवरीवेयर, जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता है। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी इतना लिमिटेशंस होने के बाद भी फिर भी काफी हेल्पफुल है, राइट। तो ये था हमारा नीड हायरार्की थियरी। ये 5 नीड्स जो है इंसानों की, वो 5 नीड्स किसके बारे में बात कर रही है, उनके एग्जांपल्स ये हमें पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इस तरीके से मैंने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है, एग्जाम्पल्स भी दिए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये समझना टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी स्टडी कर लिया हम लोगों ने। तो अभी मैस्लो की थियरी हो गई, उसके बाद जाते हैं हम लोग अगली थियरी पर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप सो अभी जो आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से जो संजीवनी ब्यूटी सीरीज चल रही है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत मदद में आ रही है आपके लिए। इट्स बीन वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। बहुत आपको एंजॉय भी कर रहे हो और बहुत आपके मदद में आ रही है। सो ये देखिए, आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका जो ड्रीम है, आपके नाम के पीछे एक प्रीफिक्स चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, वो ड्रीम पूरा करने में हम जितना हो सकता है उतनी पूरी मेहनत करके आपकी मदद करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आकाश अग्रवाल क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए इंटरमीडिएट चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस कंप्लीटली अवेलेबल है। दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस के पेन ड्राइव लेक्चर्स, गूगल ड्राइव लेक्चर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीटली अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई शुड वी गो विद आकाश अग्रवाल क्लासेस? भैया, आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए के लिए बहुत एक्सक्लूसिव काम किया है।
जब आकाश अग्रवाल क्लासेस ने डिसीजन लिया कि सीएमए के अंदर जाएगा, तो इन्होंने बहुत, हम लोगों ने, इन्होंने मतलब हम टॉकिंग बस अस आ टीम, हम लोगों ने बहुत सीएमए के ऊपर रिसर्च किया, बहुत मेहनत करे, उसके पूरा प्रोसेस बनाया, पूरा का पूरा एक नोट्स बनाए, पूरे के पूरे उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर बच्चे के लिए हमने कोशिश करी कि किधर से भी कुछ भी पेंडिंग ना रहे और वो एग्जाम क्लियर कर सके। आप अगर अभी संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे तो आपको समझ में ही आ गया रहेगा कि क्या क्वालिटी की टीचिंग हम लोग लेके आपके साथ आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आकाश अग्रवाल क्लासेस ऐसा क्या यूनिक लेके आता है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना। सबसे पहले हम लोग एक मेन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं, मेन बुक प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम सब कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं। डिटेल में कंसेप्ट को हम लोग खा जाते हैं, निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हर कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, फिनिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये मेन बुक हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं जिसका नाम है महासंग्राम सीरीज। ये महासंग्राम सीरीज क्या होता है सर? महासंग्राम सीरीज के अंदर हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया होता है इंस्टीट्यूट के आरटीपी का, एमटीपी का, आपके क्या बोलते हैं पास्ट पेपर्स का, वर्कबुक का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का विद क्वेश्चन विद सोल्यूशन, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, हर चीज उसके अंदर हमने डाली के रखी हुई रहती है। और इसके सिर्फ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बाबा ये पढ़ा दिया और ये आपको बोल दिया चलो बुक दे दी, तुम्हारा पढ़ लो, डाउट रहेगा तो डाउट सॉल्व होगा। नहीं, डाउट तो सॉल्व होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी बकायदा डाउट आएगा ही कब, जब हम उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स ही दे देंगे तो फिर आपको डाउट आने का सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर डाउट आए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। लेकिन जनरली क्या होता है, बाबा मेन बुक करा दिया, आप बच्चा अपने लेवल पे कर लो, बाबा ये कर लो वो कर लो। नहीं, महासंग्राम सीरीज के भी पूरे जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बनते हैं हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे लेक्चर्स के फॉर्म में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इस कोर्स को कंडक्ट करते टाइम समझी, ऑब्जेक्टिव्स। आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के अंदर 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पे नजरअंदाज करता है। प्रोफेशनल कोर्स में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम डिफिकल्ट चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और इजी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। अगर बच्चा सीएमए इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से करेगा तो हर बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाते हैं। हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एंड में करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, हम ध्यान देते हैं नहीं है। देखिए आपको 40 मार्क्स चाहिए रहते एक पेपर में, बट मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट 200 चाहिए रहता अगर एक ग्रुप की बात करें तो भैया 100 में से 25 ये दे देता है, तो बाकी के 25 तो आप आपके बाकी के काम झाम से ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हम आपको नोट्स भी देंगे और भैया आगे हम आपको उसके लेक्चर्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको हाथ में नोट्स दे दिए और आप कर लीजिए, नहीं, हम आपको उसके पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स, पूरे के पूरे हर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके आपके हाथ में उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सेम विद थ्योरी भी जरूरी है। आज 20 से 30 मार्क के आसपास आज के पैटर्न के हिसाब से कम 20 से 30 मार्क की थ्योरी आती है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पर नजरअंदाज करता है जैसे ऑब्जेक्टिव को करता है। इसलिए थ्योरी के भी एक्सक्लूसिव नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू। मैं आपको थोड़े से इसके सैंपल नोट्स दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे मेन नोट्स है, पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। एग्जाम्पल ये कॉस्टिंग के हैं नोट्स, ये पूरे के पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। इसमें हर सम रहता है, होमवर्क सम भी रहता है, होमवर्क सम का भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए ये थ्योरी के नोट्स, ये भी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, वो भी कंपाइलेशन ही एक प्रकार का। पास्ट पेपर में कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन आरटीपी में था, कौन सा क्वेश्चन मॉक पेपर में था। देखो ना, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ये मॉक टेस्ट पेपर, वर्कबुक, हर चीज हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखी हुई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बिट एमसीक्यू इशू किए जाते हैं, उसके भी हम लोग ने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। बहुत मेहनत की है साहब, बहुत मेहनत करी है। आपका सपना पूरा करने के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस ने बहुत मेहनत करी है। ये देखिए आपके सामने है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए ये महासंग्राम सीरीज, बेटे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन। एग्जांपल के लिए देखिए कॉस्टिंग के नोट से बजट एंड बजटरी कंट्रोल के पास्ट पेपर जुलाई 2017 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। दिसंबर 2017 में 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। हर चीज आपको प्रोवाइड की गई है, हर चीज। और इसके मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हम इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आप खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं कि आप खुद पढ़ लो,
बेसिकली ये जो महासंग्राम में क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ने मेन बुक में उसके पूरे टाइप कवर किए रहते हैं, फिर भी हम महासंग्राम के आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मोर देन 50 टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है। जब आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग आपके मॉक पेपर कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? मॉक पेपर। जैसे इंस्टीट्यूट आपके मॉक पेपर लेता है वैसे हम लोग आपके मॉक पेपर लेते हैं और हम लोग आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइम टेबल देंगे, मोटिवेशन देंगे, क्योंकि बहुत बार लंबा पीरियड रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चा लेट डाउन हो जाता है। 100% हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसका पूरा गाइडेंस एंड मोटिवेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे सिर्फ इतना नहीं, इतना कुछ दे दिया, मेन बुक दे दिया, महासंग्राम दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, थ्योरी दे दिया एंड माइंडेड, हर चीज के लेक्चर है भाई साहब। मेन बुक का लेक्चर, महासंग्राम का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, थ्योरी का लेक्चर, हर चीज का लेक्चर एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि मेन बुक में थ्योरी का पार्ट पढ़ा दिया था तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, मेन बुक में थ्योरी करा दी थी तो थ्योरी बुक नहीं करा रहे। ऐसा नहीं कि मेन बुक के अंदर हमने जो सम्स आते हैं पास पेपर में उसके टाइप कवर कर दे तो हम आपकी महासंग्राम नहीं कराएंगे, हर चीज हम आपकी करा के देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है विद टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट पेपर। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हथियार संजीवनी बूटी सीरीज। जो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन में हैं, जो ये वीडियो देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। जो सीएमए इंटरमीडिएट की संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। भाई साहब ये बहुत खतरनाक सीरीज है। देखिए मैं आपको इसके एक बार थोड़े से नोट्स दिखा देता हूँ। ये एफएम के नोट्स हैं। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट संजीवनी बूटी सीरीज कह रही है। देखिए क्या किया है, बेसिकली आपकी जो मेन बुक होती है, जो आपकी महासंग्राम सीरीज होती है, उसके अंदर आपके जितने भी सम्स रहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब सम रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमने उसके अंदर से सब सम्स छाट के निकाले कि फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों अगर मेन बुक और महासंग्राम एग्जाम्पल के लिए 30 सम्स है तो एग्जाम के पहले आप वो 30 सम्स नहीं कर सकते, तो हमने वो 30 सम्स में से 10 सम निकाल के रखे हुए विद सोल्यूशन, जो पूरे रिमेनिंग 30 सम्स क्या करते हैं, 20 सम्स कवर करते हैं। एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सब चीजों में, तो ये पूरी की पूरी संजीवनी बूटी सीरीज कलर्ड नोट्स विद सोल्यूशन। देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके सोल्यूशन भी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, आप कोई भी सिलेबस आपका छोड़े नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से जानते होगे सीएमए इंटरमीडिएट आप जब दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती, और जब आप आपका क्या बोलते हो, अगर एक ही ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती हो। एक दिन की छुट्टी के टाइम पे हम लोग कितना पढ़े क्या पढ़े हमको कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए हमने संजीवनी बूटी सीरीज लाया है। एक दिन की छुट्टी के लिए भी और अगर छुट्टी ना हो तभी भी, क्योंकि कंटिन्यूस पेपर रहता है, तो संजीवनी बूटी सीरीज ये पूरा का पूरा आकाश अग्रवाल क्लासेस का पैकेज है, जहां पे आपको तेजस सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आईडीटी पढ़ाएंगे, श्रुति मैडम कॉस्टिंग पढ़ाएगी, कॉस्टिंग एफएम पढ़ाएगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, मैं आकाश अग्रवाल मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा और मैं आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैं आपके सामने है ना 2 मिनट के लिए मेरे थ्योरी के नोट्स जो हैं, थ्योरी के जो नोट्स है मैं आपके सामने 2 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडिट के थ्योरी के नोट्स कंप्लीट कलर, क्योंकि थ्योरी बहुत बोर होता है। ये ऑडिट के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से लॉ के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से टैक्सेशन के थ्योरी के नोट्स है। कंप्लीट कलर, हर चीज प्रिसाइज वे में कवर की गई है। अब भाई साहब इतना सब कराने के बाद तो जो आपका सपना है वो सपना 100 नहीं 500% पूरा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं व्हेनेवर यू थिंक सीएमए थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर्जबर्ग की तरफ, अभी हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थियरी दी हमें। फ्रेडरिक हर्जबर्ग और उसके कुछ जो भी एसोसिएट्स काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स थे मेरे ख्याल से, यस, इंटरव्यूज, दे कंडक्टेड इंटरव्यूज ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग और उसके एसोसिएट्स ने कुछ 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का स्टडी किया, उनको जो है इंटरव्यू किया, उनको इंटरोगेट किया, उनसे सवाल किए और उनके सवालों के जवाब के ऊपर उन्होंने 2 फैक्टर थियरी डेवलप किया। हर्जबर्ग ने और हर्जबर्ग के साथ जो उनके एसोसिएट्स थे, उन्होंने एनालाइज किया जो इंटरव्यू लेने के बाद जो सवालों के जवाब मिले उनको एम्प्लॉइज के,
उन जवाब से उन्हें जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में दो चीज समझ में आई, जिसे उन्होंने डिवाइड कर दिया टू फैक्टर थियरी के अंदर। एन एनालिसिस ऑफ देयर आंसर्स रिवील्ड नंबर 1 अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों से सवाल करके जवाब देखे गए, उन जवाबों को एनालाइज किया गया। एनालाइज करके क्या समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। जहां पर लोग काम कर रहे हैं जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट कैसा है, वो एनवायरमेंट डिसाइड कर रहा है अनहैप्पीनेस या डिससैटिस्फैक्शन। ये हर्जबर्ग को समझ में आया उस इंटरव्यू को कंडक्ट करके। दूसरा, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन आर रिलेटेड टू द वर्क, आर रिलेटेड टू द जॉब। डिससैटिस्फैक्शन रिलेटेड है एनवायरमेंट से, सैटिस्फैक्शन रिलेटेड है जॉब से। ये हर्जबर्ग को उन 200 लोगों को इंटरव्यू करके उनके सवालों के जवाब एनालाइज करके समझ में आया। ये हर्जबर्ग को समझ में आया। क्या समझ में आया? कि डिससैटिस्फैक्शन जो है उसका लेना देना एनवायरमेंट से है, काम से नहीं है। सैटिस्फैक्शन का लेना देना काम से है, एनवायरमेंट से नहीं है। तो यहां पर बन जाती है टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी यहां पर बन जाती है। अभी हम लोग इस टेबल को देखेंगे और इस टेबल को जो है जो दो फैक्टर्स हमें बताए गए हैं वो देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो था मेंटेनेंस फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो था वो था मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ये दो फैक्टर जो है ये हर्जबर्ग और उसके एसोसिएट्स को इंटरव्यू लेने के बाद समझ में आए। एक था मेंटेनेंस फैक्टर, दूसरा था मोटिवेटिंग फैक्टर। अब ये दोनों फैक्टर्स क्या है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस को हाइजीन फैक्टर्स भी नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एमसीक्यूज के लिए लर्न करना पड़ेगा। मेंटेनेंस फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइजीन फैक्टर्स। These factors are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction among the employees. ये मेंटेनेंस फैक्टर्स जो है ये जरूरी है लोगों के बीच में सेटिस्फैक्शन बना के रखने के लिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर ये मेंटेनेंस फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो एम्प्लॉय डिससैटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो सेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो डिससैटिस्फाई हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, मेंटेनेंस फैक्टर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, मेंटेनेंस फैक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो इंसान जो है वो डिससैटिस्फाई हो जाता है। अगर प्रेजेंट है तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो डिससैटिस्फाई हो जाता है। ये सिंपल बात हर्जबर्ग ने हमें समझाई। कौन से फैक्टर्स थे? इनको नाम दिया मेंटेनेंस फैक्टर्स। मेंटेनेंस फैक्टर्स या हाइजीन फैक्टर्स। क्या होता है हाइजीन फैक्टर्स या मेंटेनेंस फैक्टर्स? इनका एब्सेंस डिससैटिस्फाई कर देता है एम्प्लॉय को। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज डिससैटिस्फायर्स। इन फैक्टर्स को नाम एक और दिया गया डिससैटिस्फायर्स। व्हाई डिससैटिस्फायर्स? बिकॉज ये प्रेजेंट नहीं थे तो इंसान डिससैटिस्फाई हो गया। ये फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर्स है, ये काम से रिलेटेड, काम वाले फैक्टर्स नहीं है, ये हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स है। इसलिए दीज आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ये काम नहीं, हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। मेंटेनेंस फैक्टर्स का लेना देना हमारे एनवायरमेंट से, इसीलिए दे आर एक्सट्रिंसिक टू द जॉब। इसलिए एक और नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ये हाइजीन फैक्टर्स या मेंटेनेंस फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ये डिससैटिस्फायर्स क्या थे? ये ऐसे फैक्टर्स है जो जॉब के आसपास है, जॉब के एनवायरमेंट में है, जॉब नहीं पर जॉब के एनवायरमेंट में। ये फैक्टर्स के एब्सेंस से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। प्रेजेंट रहेंगे ये फैक्टर्स तो सेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर एब्सेंट रहेंगे तो डिससैटिस्फैक्शन जो है वो बहुत सारा बढ़ जाएगा। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, डिक्रीज इन दीज फैक्टर्स लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन। इसलिए इन मेंटेनेंस फैक्टर्स को क्या नाम दिया गया? डिससैटिस्फायर्स। देखो एग्जांपल्स भी मालूम रहने चाहिए। कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि एम्प्लॉय को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिम्मेदारी दो, रिकॉग्निशन दो, तो आदमी काम तो करता रहेगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही है कंपनी, रिकॉग्निशन नहीं दे रही है कंपनी, प्रमोशन नहीं दे रही है, पॉलिसी खराब है कंपनी का, कंपनी तुरंत निकाल के फेंक देता है लोगों को, तो क्या हो जाता है? एब्सेंस है। ये फैक्टर जो है कंपनी के अंदर एब्सेंट है, तुरंत क्या हो गया? एम्प्लॉय डिससैटिस्फाई हो गया। तो डिससैटिस्फायर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है? जिनका एब्सेंस है देयर इज डिससैटिस्फैक्शन। तो एग्जांपल्स है कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पीयर्स, मतलब हमारे कलीग्स, इंटर रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स के साथ कैसा रिलेशन है। अगर रिलेशन खराब है तो भी आदमी काम करता रहता है, जाने दे बाबा, वो बॉस खराब है ना, तेरे को क्या करना है, तेरे को काम करने से मतलब है। लेकिन
हाँ सॉरी, हमें अगर ये एनवायरनमेंट अगर हमारा खराब है, ये रिलेशन विद द सुपीरियर्स विद द पीयर्स अगर हमारा खराब है, तेरे को क्या करना है, तू काम करते रहे। बहुत ज्यादा खराब है हमारा ये, तो हम लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा है तो सेटिस्फेक्शन कुछ ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर नहीं है, अगर कम है, तो हम लोग को बहुत डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। यार बहुत खराब बॉस है, बहुत खराब एनवायरनमेंट है, हमें काम तो करना ही है, मरने दे तू तेरा काम कर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहता है। इंटर रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस वगैरह वगैरह, ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट अगर खराब रहेगा तो बहुत सारा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। एनवायरनमेंट अच्छा है तो भी सेटिस्फेक्शन बढ़ने वाला नहीं है, एम्प्लॉय तो काम करने ही वाला है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट खराब है, डिक्रीज इन दिस फैक्टर्स है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। तो ये हमारे जो है मेंटेनेंस फैक्टर्स थे, राइट। फिर इसके बदले में जो दूसरे फैक्टर्स आते हैं उनका नाम है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। जो सेकेंड फैक्टर्स है वो है हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ऑन द अदर हैंड, मोटिवेशनल फैक्टर्स आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब। दे आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब। वाई, देखेंगे ध्यान से। एनी इंक्रीज इन दीज फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज एंड हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। जैसे ये फैक्टर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन बढ़ना चालू हो जाता है। इंक्रीज इन द फैक्टर्स लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। फैक्टर्स देखो कैसे कैसे, अचीवमेंट, आपने कुछ अचीव किया, आपको रिकॉग्निशन मिला, आपका प्रमोशन हो गया, आपको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलने लग गया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चालू हो गया, ज्यादा जिम्मेदारी मिलनी चालू हो गई आपको, आपका काम इटसेल्फ, ये सारे फैक्टर्स अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। हमें बहुत सारा रिकॉग्निशन मिल रहा है तो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। अगर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो हमारा डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला नहीं है, हम काम करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें रिकॉग्निशन मिलता है, अगर देयर इज इंक्रीज इन दिस फैक्टर, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए इन फैक्टर्स को नाम दिया गया है सेटिस्फायर्स। सेटिस्फायर्स वो फैक्टर्स है जिनके अंदर अगर इंक्रीज हो जाता है, जो फैक्टर्स अगर बढ़ जाते हैं तो जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। अगर कम हो जाते हैं फैक्टर्स तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला नहीं है, काम फिर भी करने वाला है। लेकिन इफ देयर इज इंक्रीज इन दिस फैक्टर्स, मोटिवेशन बढ़ जाता है। इसलिए नाम मोटिवेटिंग फैक्टर्स दिया गया कि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, मोटिवेशन बढ़ गया, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, मोटिवेशन बढ़ गया। सो ये ऐसे फैक्टर्स है कि जिनके एब्सेंस से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला नहीं, लेकिन जिनके प्रेजेंस से बहुत सारा सेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला है। सो ये दो तरह से, फैक्टर नंबर 1 मेंटेनेंस फैक्टर्स और फैक्टर नंबर 2 मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ये हर्सबर्ग ने 200 लोगों को इंटरव्यू करके इन फैक्टर्स को जो है हमारे सामने जो रख दिया। अभी जो मेंटेनेंस फैक्टर्स है वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये हमारे पीयर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे जो सुपीरियर्स है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, कंडीशन कैसा है, हमारे सुपरविजन कैसा है, कंपनी की पॉलिसी प्लान्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का कैसा है, ये सारे एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं और ये सारे हमारे काम का पार्ट हो जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स। हर्सबर्ग ने ये जो 2 फैक्टर थियरी हमें 200 लोगों को इंटरव्यू करके दी थी। फिर ध्यान से देखेंगे हम, potency of any job factor is not the solely function of the nature of the factor itself, but it is also related to the personality of the individual who may either be a motivation seeker or a maintenance seeker. अभी ये दो फैक्टर ही डिसाइड करने वाले नहीं है। कुछ लोग जो है वो मोटिवेशन सीकर हो सकते हैं, कुछ लोग जो है वो मेंटेनेंस सीकर हो सकते हैं। ध्यान से समझो इस बात को। हम लोग ने फैक्टर्स समझ ली, लेकिन ये फैक्टर्स ही डिसाइड नहीं कर रहे, इंडिविजुअल भी डिसाइड करता है। कोई लोग जो है वो मेंटेनेंस सीकर्स है, मतलब उन्हें एनवायरनमेंट से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। हमें जो है जो लोग हैं उनको काम से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो मेंटेनेंस सीकर्स है। लेकिन मोटिवेशनल सीकर्स जो हमारे आर्मी नेवी पर के लिए जवान जो है वो काम करने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए काम बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके लिए काम, द वर्क इटसेल्फ इज लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर देम। फिर एनवायरनमेंट कितना भी खराब रहने दो, उनको पुअर कंडीशंस है, पगार ज्यादा मिलता नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब रहती है, वहां पर उनको काम करना पड़ता है। एनवायरनमेंट खराब है लेकिन मोटिवेशन क्या है कि हम कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन सीकर्स है, उनके लिए एनवायरनमेंट मायने नहीं रखता है। फिर कुछ लोग रहते हैं जो
मेंटेनेंस सीकर्स है, काम अच्छा चाहिए, शांति वाला काम चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो वो मेंटेनेंस सीकर्स हो गए क्या नहीं हो गए? यस, तो लोग भी डिसाइड करते हैं, लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड भी डिसाइड करता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि potency of any job factor is not just a function of the nature of the factor but also related to the personality. Personality दो तरह की हो सकती है, maintenance seeker as well as motivation seeker. मोटिवेशन सीकर इज मोटिवेटेड बाय नेचर ऑफ द टास्क। मैंने कहा कि हमारे डिफेंस के लिए काम करने वाले लोग, नेचर ऑफ द टास्क भी हम कंट्री की सेवा कर रहे हैं। फिर दे हैव हाई टॉलरेंस फॉर पुअर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सैलरी अच्छा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारा मोटिवेशन क्या है? द जॉब, द वर्क इटसेल्फ। दे आर मोटिवेशनल सीकर्स। फिर आते हैं कौन से? हमारे मेंटेनेंस सीकर आते हैं, जिनका दे आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट। पैकेज चांगला पाहिजे, पैकेज अच्छा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी अच्छी चाहिए हम लोगों को, सिक्योरिटी चाहिए, पेंशन चाहिए हमको, काम 30 साल 40 साल काम करेंगे भैया, उसके बाद हमको पेंशन मिलना चाहिए हर महीने का, राइट? सो ये लोग, दीज पीपल शो लिटिल इंटरेस्ट इन द काइंड एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि ये लोग मेंटेनेंस सीकर, इनको काम से कोई संबंध नहीं, किस क्वालिटी का काम करने को दिया जा रहा है उससे कोई संबंध नहीं। भाई हमको काम दो, हमको सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, हमको कोई भी लेना देना नहीं। हमारे लिए ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये मायने रखते हैं। ये हमारे मेंटेनेंस सीकर्स हो गए, जिनके लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, वो मोटिवेशन सीकर्स हो गए, राइट? सो ये जो है हर्जबर्ग की थियरी थी। हर्जबर्ग की थियरी ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स इंप्रूविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजर्स को ह्यूमन बिहेवियर समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिला कि यार किस तरीके से कुछ लोग मेंटेनेंस सीकर्स है, कुछ लोग मोटिवेशन सीकर्स है, कुछ लोग किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ काम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर में मैनेजर्स को बहुत ज्यादा इससे हेल्प हुआ है, राइट? अभी एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर एक तरह पर सेटिस्फैक्शन है। सॉरी, मेरा पेन फिर से नहीं चल रहा है, पता नहीं आज मेरा पेन बहुत ज्यादा नाराज है। अभी आप अगर देखोगे कि यहां पर हम लोग सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ट्रेडिशनली हमको समझता है कि एक तो सेटिस्फैक्शन है या तो डिससेटिस्फैक्शन है, दोनों अपोजिट चीज हो गए। या तो आप सेटिस्फाइड हो या तो डिससेटिस्फाइड हो, दोनों को हम लोग वी आर लुकिंग एट बोथ दीज टर्म्स एज कंप्लीटली ऑपोजिट, यस और नो। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर एक कंप्लीटली न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, बस इस चार्ट के जरिए कंप्लीटली न्यू अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की देने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। एक है हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स और दूसरे हमारे हाइजीन फैक्टर्स। ध्यान से समझो, हम लोग को लगता है कि यार सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दोनों ऑपोजिट जगह पर होना चाहिए, नहीं। ध्यान से देखेंगे, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ये हमारे मोटिवेशन सीकर्स थे, जिनके लिए काम इंपॉर्टेंट था। जैसे ही मोटिवेटिंग फैक्टर इंक्रीज होगा, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होने वाला। ध्यान से देखो, मोटिवेटिंग फैक्टर अगर इंक्रीज हुआ, इट विल रिजल्ट इन लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर मोटिवेटिंग फैक्टर कम है तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, देयर इज नो डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ऑपोजिट नहीं आ रहा है यहां पर, सेटिस्फैक्शन है। अगर इंक्रीज हो रहा है मोटिवेटिंग फैक्टर तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर मोटिवेटिंग फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, देयर इज नो डिससेटिस्फैक्शन। भाई हम लोग को सेटिस्फाइड है हम लोग, लेकिन अगर बढ़ता है तो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला है, राइट? उसके अगेंस्ट में आते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर, जिनको हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक नाम दिया हुआ है, जिनको हम लोगों ने डिससेटिस्फायर नाम दिया हुआ है। तो ये डिससेटिस्फायर्स क्या है, हाइजीन फैक्टर्स क्या है? हाइजीन फैक्टर अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो तुरंत डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। डिक्रीज इन हाइजीन फैक्टर्स लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, बट इंक्रीज इन हाइजीन फैक्टर्स डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन सेटिस्फैक्शन। कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, एनवायरमेंट कितना भी अच्छा रहने दो, सेटिस्फैक्शन बढ़ने नहीं वाला है। लेकिन अगर कम हो जाता है तो डिससेटिस्फैक्शन होने वाला है। सिंपल बात है, समझ में आया? मोटिवेटिंग फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अगर मोटिवेटिंग फैक्टर डिक्रीज हो गया तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला है। देयर इज नो डिससेटिस्फैक्शन, हम लोग सेटिस्फाइड ही है, ऑपोजिट नहीं आया कि ये बड़ा तो सेटिस्फाइड है, कम हुआ तो डिससेटिस्फाइड। वी आर नॉट डिससेटिस्फाइड, समझ में आया? तो ये ऑपोजिट में सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है,
ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाना था। बहुत सारे लोग समझा ही नहीं पाते ये बात, उनको खुद को ही नहीं पता रहता है। ये चार्ट अगर आप लोग को ध्यान में रहेगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। मोटिवेटिंग फैक्टर इंक्रीज तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज, डिक्रीज तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। हाइजीन फैक्टर डिक्रीज तो डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर इंक्रीज तो नो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज। सिंपल है, राइट। तो ये हर्जबर्ग की थ्योरी थी। अगेन हर्जबर्ग की थ्योरी को भी बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म मिला। 200 लोगों पर 200 पीपल, अकाउंटेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, वगैरह वगैरह, बहुत स्मॉल सैंपल हो गया। तो इस स्मॉल सैंपल पे हम लोग जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं कर सकते। दूसरा, जब भी इस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है तो जनरली आदमी आंसर देते वक्त वही आंसर देता है जो इंटरव्यूअर को पसंद आने वाला है। बहुत बार बहुत कॉमन चीज है ये। अगर मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं तो आप जनरली ऐसा जवाब देने की कोशिश करोगे जिससे कि मैं खुश होने वाला, तो ट्रू नेचर रिवील नहीं हो रहा है, बराबर है। तो इंटरव्यू एक तरीके से जो है सच्चाई बता नहीं पाता है। फिर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये थियरी इज मोस्टली एप्लीकेबल टू नॉलेज वर्कर्स। जहां पर नॉलेज वर्कर्स है, स्किल लेवल से टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैनुअल वर्कर्स का स्टडी जो है वो ये थियरी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, राइट। अभी ये लोग तो स्किल्ड लोग हैं ना, लेकिन अगर हम लोग मैनुअल काम करने वाले लोगों को ले तो वो सपोर्ट ये थियरी करने वाली नहीं है भैया। उनके लिए सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन नाम वाली बात ही नहीं है। हमको पैसा दो, हमारे को जिंदा रहने का अवसर दो, सिंपल बात है। तो सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन एनवायरमेंट वगैरह की बात वहां पर आती नहीं है, तो ये थियरी वहां पर क्रिटिसाइज हो जाती है, राइट। फिर ये पॉइंट मैंने आपको बताया, पीपल टेंड टू टेल द इंटरव्यूअर व्हाट दे लाइक टू हियर रादर देन व्हाट दे रियली फील। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। ऐसा कोई भी लेना देना एकदम सिंपल तरीके से, जैसे हर्जबर्ग ने बता दिया कि भाई सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक, कोई लेना देना कहीं पर भी नहीं है। सेम फैक्टर मे बी मोटिवेटिंग फॉर सम पीपल एंड मेंटेनेंस फैक्टर फॉर दी अदर पीपल। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फैक्टर है जो किसी के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है पर किसी और के लिए वो मेंटेनेंस फैक्टर है, राइट। सो ये थियरी भी जो है बहुत सारा, इस थियरी को भी जो है क्रिटिसिज्म मिला, बट फिर भी ये थियरी ने भी बहुत सिंप्लीफाई किया। मैनेजर्स का काम जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत सिंप्लीफाई हुआ इस थियरी की वजह से। ये था हमारा थियरी नंबर 2, जो था 2 फैक्टर थियरी, मेंटेनेंस फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो हमें हर्जबर्ग ने दिया था। इससे पहले हम लोगों ने देखा नीड हायरार्की थियरी, जो हमें मैस्लो ने दिया था। अभी हम लोग लास्ट थियरी देखेंगे जिसका नाम है मैकग्रेगोर्स मॉडल, मैकग्रेगोर्स थियरी ऑफ थियरी एक्स एंड थियरी वाई। मैकग्रेगोर की थियरी है। अभी हम ध्यान से इस थियरी को देखेंगे, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। यहीं पर हम लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर has developed a theory of motivation on the basis of hypothesis relating to human behavior. According to him, the function of motivating people involves assumptions about human nature. Motivation किस पे डिपेंड कर रहा है? ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसने ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हुए 2 अल्टरनेटिव सेट ऑफ अजम्पशन बना लिए। ह्यूमन नेचर को उसने 2 सेट में डिवाइड कर दिया, ह्यूमन बिहेवियर को उसने 2 सेट के अंदर डिवाइड कर दिया। उसने क्या समझा कि यार मोटिवेट करना है तो लोगों का नेचर समझो, लोगों के नेचर के हिसाब से लोगों को बांट दो, उस हिसाब से उनको मोटिवेट करो। ये मैकग्रेगर का मॉडल था, जिसको हम लोग थियरी एक्स एंड थियरी वाई भी कहते हैं, क्योंकि उसने 2 तरीके से 2 सेट ऑफ अजम्पशंस बने, राइट। तो अभी ये थियरी एक्स और थियरी वाई मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, जो मैकग्रेगर का मॉडल है। यहाँ पर ये पूरा आप लोगों के लिए जो है पॉइंट वाइज जो है थियरी दी गई है। मैं ये रीड ना करते हुए आपका काम, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान करने वाला हूँ। डायरेक्टली हम लोग थियरी एक्स और थियरी वाई जो है इस कंपैरिजन टेबल में से पढ़ने वाले हैं। इस टेबल में वही सारी चीजें दी गई है जो यहाँ पर आप लोगों को इन नोट्स में समझाई गई है। अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए हम दोनों थियरीज को जो है आमने सामने, आजू बाजू में रखकर जो है कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इतना सा टेबल बेटा आपने अगर समझ लिया, इतना सा टेबल आपने अगर याद कर लिया, तो आपको थियरी एक्स और थियरी वाई पूरे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैकग्रेगर ने क्या किया? मैकग्रेगर ने ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को स्टडी किया, और उस ह्यूमन नेचर को स्टडी करके उसने लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप था थियरी एक्स वाला ग्रुप, दूसरा ग्रुप था थियरी वाई वाला ग्रुप। सिंपल, ये बात समझ में आया। अभी देखेंगे थियरी एक्स वाले लोग कौन से और थियरी वाई वाले लोग कौन से। थियरी और एक्स वाले लोग इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, काम करना पसंद ही नहीं है,
काम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, हमको काम करने का इच्छा ही नहीं, हमारा स्वभाव ही है कि हमको काम नहीं करना है। ये थे थियोरी एक्स वाले लोग। ध्यान से देखो, एक एक चीज को ध्यान से समझो, बहुत सिंपल चीज है। थियोरी एक्स क्या बोलती है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको काम पसंद ही नहीं है, जिनका स्वभाव ही है कि उनको काम नहीं करना है। अनएम्बिशन एंड प्रीफर टू बी डायरेक्टेड बाय अदर्स, बिल्कुल भी एम्बिशन नहीं है लाइफ में, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, बिल्कुल भी कुछ पाना नहीं है लाइफ में, कुछ सपने नहीं है लाइफ में। क्या होता है फिर? ऐसे जगह पर लोगों को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए रहता है, उनसे काम करवाते रहो। ये ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ मोटिवेशन नहीं है, कुछ एम्बिशन नहीं है, कुछ गोल नहीं है। इन लोगों से काम करवाना है तो इनको डायरेक्शन दो, ऑर्डर दो, इनसे काम करवाते रहो। सेंट्रलाइज अप्रोच रखो, इनको सिर्फ दिशा दो, इनको सिर्फ ऑर्डर्स दो और इनसे काम करवाते रहो, इंस्ट्रक्शंस दो इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इनका बेसिक स्वभाव है डिसलाइक फॉर वर्क, इनको काम पसंद ही नहीं है। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि काम करना पसंद नहीं है ना। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे, राइट। लेकिन थियोरी एक्स वाले लोग बिकॉज वो काम से भागते हैं इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज, बिल्कुल कुछ खुद का दिमाग लगाएंगे नहीं, कुछ नई चीज एक्सेप्ट करेंगे नहीं, नई पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे नहीं, नए तौर तरीके सोचने की या समझने की कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि इनहेरेंट स्वभाव है हमको काम पसंद नहीं है। क्यों काम पसंद नहीं है? तो फिर उसके कारण ये सारी चीजें आ जाती है। ये थियरी एक्स वाले लोग हैं। दे फोकस ऑन लोअर लेवल, उनकी सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करो और सेफ्टी फुलफिल करो। बाबा पगार मिलना चाहिए और कुछ भी तकलीफ आई तो हमारे पास थोड़ा पैसा चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लोअर लेवल, जो हम लोग को मैस्लो ने लेवल्स बताए थे, तो ये सिर्फ लोअर लेवल को फोकस करने वाले लोग हैं। बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाए, जिंदा रहने का लिए हमारे लिए सर्वाइवल की नीड्स मिलती जाए, पूरी होती जाए तो हम लोग के लिए खुश है। फिर ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। हम लोगों को ऐसे लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारा सुपरविजन लगता है। ऐसे लोगों को पूरा टाइम डंडा मार मार के इनसे काम करवाना जरूरी पड़ जाता है, जरूरी हो जाता है। बिकॉज इनको काम करना नहीं है, बिकॉज इनको काम पसंद नहीं है, बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है लाइफ में। इसलिए ऐसे लोगों को पूरा टाइम लगाम जो है कस के रखनी पड़ती है, पूरा टाइम इनको डायरेक्शन देते रहना पड़ता है, बहुत सारा सुपरविजन लगता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एक ऑटोक्रेटिक लीडर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल भी दिमाग लगाते नहीं है, काम ही करना नहीं चाहते। तो हर बार सेंट्रलाइजेशन चाहिए, भाई ऑर्डर आप दो, इंस्ट्रक्शन आप दो, डिसीजन आप लो। क्योंकि लोग जो है, जो एम्प्लॉय जो है, वो थियरी एक्स वाले लोग हैं, उनको कुछ काम करना नहीं है, उनको कुछ दिमाग चलाना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सेंट्रलाइजेशन और ऑटोक्रेसी जो है वो बहुत काम में आता है, राइट। These people lack सेल्फ मोटिवेशन, बिल्कुल भी मोटिवेशन उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि उनको कुछ अचीव ही करना नहीं है, कुछ पाना नहीं, कुछ सपने नहीं है, कुछ उनके लाइफ में उद्देश्य नहीं है, गोल ही नहीं है। सो ये हमारे थियरी एक्स वाले लोग आ जाते हैं। मैग्रेगर ने लोगों का बिहेवियर स्टडी किया, जिसमें से लोगों को उसने दो ग्रुप में बांट दिया, जिसमें पहला ग्रुप था थियरी एक्स वाला लोग। कौन से लोग थे? इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ एम्बिशन ना होने की वजह से इनसे जबरदस्ती ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करना है, सेंट्रलाइज बिहेवियर रखना है, कंट्रोल रखना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं और काम करवाना है। ये थियरी एक्स वाले लोग थे। इसके कंप्लीटली ऑपोजिट जो थे वो थियरी वाई वाले लोग थे, बिल्कुल मेरी तरह वाले लोग। क्यों मेरी तरह के वाले लोग? बिकॉज वर्क इज नेचुरल लाइक रेस्ट एंड प्ले। इन लोगों के जीवन में वर्क बहुत नेचुरल चीज है, जैसे खेलना है, रेस्ट करना है, वैसे काम भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे जीवन में काम के प्रति बहुत लाइकिंग है, बहुत आवड़ है, बहुत हमारे काम के प्रति जो है हमें बहुत पॉजिटिव बात है, हमारे लिए काम एक जीवन का हिस्सा हो जाता है। ये थियरी वाई वाले लोग हैं। वर्क इज, इन लोगों के लिए वर्क इज नेचुरल लाइक रेस्ट और प्ले। काम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बहुत नेचुरल चीज है, काम करने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस रहते हैं, इनके बहुत सपने रहते हैं, इनको काम करना है, अचीव करना है, काम करना है, अचीव करना है, काम करना है, अचीव करना है। वेरी एम्बिशियस, केपेबल ऑफ डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर। खुद होकर काम करेंगे, खुद होकर अपने एक्शंस जो है अपने गोल के तरफ बनाकर रखेंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा डायरेक्ट नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि ये लोग बहुत एम्बिशियस लोग हैं, तो इनके एक्शंस हमेशा गोल के डायरेक्शन में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को सेंट्रलाइजेशन काम में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये लोग खुद होकर डिसीजंस ले सकते हैं, खुद क्रिएटिव है ये लोग, खुद काम करना चाहते हैं ये लोग, राइट।
तो ये लोग कंप्लीटली ऑपोजिट टू थियरी वाई वाले लोग हैं। दे एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिला तो ऐसे लोग जो है काम एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि इनको काम के प्रति बहुत आवड़ है, बहुत पसंद है। क्रिएटिविटी इज वाइडली स्प्रेड, क्योंकि ये इतना उनको काम के प्रति इतनी पॉजिटिविटी है तो बहुत क्रिएटिव रहते हैं, खुद का दिमाग यूज करते हैं, खुद के जो है क्रिएटिव स्किल्स एबिलिटी को यूटिलाइज करते हैं। ये लोग सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं काम कर रहे, लोअर लेवल के साथ साथ हायर नीड्स भी सेटिस्फाई करनी है, इनको मोटिवेशन भी चाहिए, इनको फिजियोलॉजिकल नीड्स भी फुलफिल करनी है, इनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक भी पहुंचना है। सिर्फ लोअर लेवल पर काम नहीं कर रहे, बट सोशल नीड्स, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स भी इनके लिए मोटिवेशन का एक सोर्स बन जाती है। हमने देखा था कि थियरी एक्स वाले लोग हैं वो सिर्फ बेसिक नीड्स के ऊपर, सेफ्टी नीड्स के ऊपर से मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जो थियरी वाई वाले लोग हैं वो कंप्लीटली उल्टे हैं। उनके लिए सोशल नीड्स इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एस्टीम इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी फैक्टर्स जो है, ये भी नीड्स जो है वो मोटिवेशन के सोर्सेज बन जाते हैं। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, क्योंकि एम्बिशियस है, क्योंकि क्रिएटिव है, इसलिए इन लोगों को ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन लोगों को ज्यादा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी जगहों पर डिसेंट्रलाइजेशन काम में आता है। इनफैक्ट पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ध्यान में है क्या? कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, वैसी लीडरशिप यहाँ पर काम में आती है, क्योंकि ये लोग खुद डिसीजन लेना चाहते हैं, ये लोग खुद काम करना चाहते हैं, ये लोग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें ऑटोक्रेसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है, यहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि दे आर सीकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वांट टू कम इन अ पोजीशन ऑफ टेकिंग डिसीजंस। तो इसीलिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। ये लोग खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, ये लोग मोटिवेशन बाहर से ढूंढते नहीं है, इन लोग के अंदर ही मोटिवेशन है, क्योंकि ये लोग बहुत जो है एम्बिशियस लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो है थियरी एक्स और थियरी वाई, जो ये हर्जबर्ग की जो है हमें थियरी उनके रिसर्च से, उनके एनालिसिस से जो है हमें ये मॉडल मिला था। इस मॉडल ने सिंपल तरीके से लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप थियरी एक्स वाला ग्रुप था, जो लोग काम के प्रति बिल्कुल डिसलाइकिंग था, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जो काम को बहुत नेचुरल मानते थे, कि जैसे जीवन जीना है, जैसे रेस्ट करना है उसी तरीके से, जैसे खेलना है या आराम करना है उसी तरीके से काम भी हमारे लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा है। सो थियरी एक्स वाले लोग जो है वो सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकते थे, क्योंकि एम्बिशियस नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, पूरा टाइम डायरेक्शन लगता है। थियरी वाई वाले जो लोग हैं वो डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकते थे, क्योंकि बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, बहुत एम्बिशियस है, सब एक्शन जो है वो गोल के डायरेक्शन में एक्शन है। तो इस तरीके से इस थियरी ने हमें दो तरह के लोग दिए, थियरी एक्स एंड थियरी वाई। ये थियरी भी आप देखेंगे कि बहुत सिंप्लीफाई कर रही है लोगों को, राइट। मैकग्रेगर की ये जो थियरी है, थियरी एक्स एंड थियरी वाई, इसने भी ह्यूमन बिहेवियर को जो है, ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। थियरी वाई रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न एंड डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग्स। यस, ये आज का इंसान है, ये डायनेमिक आदमी है, ये पूरा टाइम गोल्स फुलफिल करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहता है, सेल्फ मोटिवेटेड आदमी है। ये थियरी वाई वाले जो लोग हैं, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, सर हमें पता है हमें क्या अचीव करना है, हमें बाहर से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की, कंट्रोल की जरूरत नहीं है, हम लोग सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहां पर जो थियरी वाई वाले लोग हैं, द फोकस इज ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब्स। मैंने कहा आप लोग सेल्फ कंट्रोल लोग हैं। थियरी एक्स जो दूसरी वाली थियरी एक्स प्लेसेस एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। थियरी एक्स वाले लोगों को एक्सटर्नल कंट्रोल चाहिए था, whereas थियरी वाई रिलाइज ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, ये अडल्ट्स वाली बात आ गई क्या नहीं आ गई? उनको पता है उनको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। बट थियरी एक्स वाले लोग चाइल्ड जैसे, चिल्ड्रन जैसे बिहेव कर रहे हैं क्या नहीं, उनको बच्चों जैसा ट्रीट करना पड़ रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों थियरीज के अंदर। अगेन मैकग्रेगर की थियरी को भी बाकी थियरीज की तरह बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, फटाफट कुछ क्रिटिसिज्म देख लेंगे। इसने भी बहुत जनरलाइज कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया सीधा, एक्स और वाई, लाइकिंग फॉर वर्क, डिसलाइकिंग फॉर वर्क। इतना सिंप्लीफाई कर दिया, क्वाइट पॉसिबल नहीं है, इतना एक्सट्रीम तरीके से लोगों को हम लोग डिवाइड दो ग्रुप के अंदर नहीं कर सकते।
इट स्क्वीजेस ऑल मैनेजरल स्टाइल्स एंड फिलोसफीज इनटू टू एक्सट्रीम। भाई आपकी सारी फिलोसफी, आपके सारे स्टाइल जो है ये दो एक्सट्रीम पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, ये दो एक्सट्रीम नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। एक जो काम करना जिनकी इच्छा है, एक जो काम करना जिनकी इच्छा नहीं है। तो सारा काम, सारा रेगुलेशन, सारी पॉलिसी, जो सारा तरीका है काम करने का, इन दो थियरीज के हिसाब से ही करूं, ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट। सो फिर बहुत बार काम, द जॉब इटसेल्फ मोटिवेशन रहता है, हर आदमी के लिए मोटिवेशन अलग अलग चीज रहती है। सो इस तरीके से लोगों को एकदम दो एक्सट्रीम ग्रुप्स में बांटना भी बिल्कुल सही नहीं था। तो उस वजह से मैग्रेगर की ये जो थियरी एक्स एंड थियरी वाई थी, इस थियरी को भी बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म मिला, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बेसिक 3 थियरीज देखी। Most people believe that theory Y is more desirable and productive, of course, क्योंकि वहां पर सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए हमें, राइट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि थियरी Y जो है वो बहुत डिजायरेबल है। थियरी X might be suitable in some crisis situation, हो सकता है जहां पर क्राइसिस है, जहां पर मैन पावर जो है वो गुड इनफ नहीं है, स्किल्ड इनफ नहीं है, वहाँ पर जो है थियरी एक्स काम में आ सकता है। कोई सडन ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर पैनिक है, जहाँ पर प्रॉब्लम है, टारगेट्स अचीव करने के कुछ क्राइसिस आ जाते हैं सामने, तो वहाँ पर थियरी एक्स जो है कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दोनों ही थियरीज जो है उनके आप बोल सकते हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से दोनों थियरी के लोग हमें मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। तो ये थी हमारी मैग्रेगर की थियरी। अभी देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन मैस्लो एंड हर्जबर्ग थियरी। मैस्लो ने हमें नीड हायरार्की थियरी दी थी और हर्जबर्ग ने हमें 2 फैक्टर थियरी दी थी, मोटिवेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। ये याद है हमें। तो उन दोनों थियरीज को क्विकली 2 मिनट के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले। Hrzberg theory is an extension of Maslow's need priority model. The two models are basically compatible और complementary, एक दूसरे को complement करने वाले दोनों मॉडल यहाँ पर देखेंगे। देखो ये हमारा मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी है, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, सोशल नीड्स जो थे, अफिलिएशन के, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस के जो थे, फिर एस्टीम नीड्स थे, एंड फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थे। उसके आगे इसमें हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी थी, जहां पर पहले कुछ फैक्टर्स थे जो मेंटेनेंस फैक्टर्स थे और फिर जो फैक्टर्स थे वो मोटिवेशन फैक्टर्स थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 3 फैक्टर्स जो 3 लेवल जो है मैस्लो के हैं, वो हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, वो हमारे एनवायरमेंटल वाले फैक्टर्स, ये सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, राइट। उसी तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स जो है ये हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। यहाँ पर रिकग्निशन है, यहाँ पर प्रमोशन है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचीवमेंट है। सो दीज फैक्टर्स कैन बी कंपेयर्ड टू द लास्ट 2 लेवल्स जो हमें मैस्लो ने दिए थे, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये दोनों थियरी जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे को ये जो दोनों थियरीज है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। देयर इज अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन सर्वाइवल नीड्स, जो हमारे सर्वाइवल नीड्स है और सोशल नीड्स है, उनकी बहुत सिमिलैरिटी है बिटवीन द डिससैटिस्फायर्स। यस, ये देखा हमने, ये जो हमारे सर्वाइवल नीड्स है, सोशल नीड्स है, ये हमारे डिससैटिस्फायर्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड है क्या नहीं है। सिमिलरली जो हमारे सैटिस्फायर्स है, जो हमारे मोटिवेशनल नीड्स है, वो हमारे जो नेक्स्ट 2 लेवल्स थे मैस्लो के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम, सेल्फ एस्टीम और अदर एस्टीम वाले जो फैक्टर्स थे, उससे क्लोज रिलेटेड है, राइट। Hence, Maslow's model is formulated in terms of human needs, whereas Herzberg model is in terms of rewards और goals। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। मैस्लो का मॉडल नीड से रिलेटेड था, हर्जबर्ग का मॉडल रिवॉर्ड्स और गोल्स से, भाई काम के बदले में क्या मिल रहा है हमको, रिवॉर्ड्स और गोल्स से रिलेटेड था। लेकिन इतना डिफरेंट होने के बावजूद ये दोनों जो मॉडल्स थे बहुत ही एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, राइट। ये लास्ट वाला जो पॉइंट था ये MCQ वाला पॉइंट था। इस तरीके से हमको समझा कि कैसे हर्जबर्ग का मॉडल और मैस्लो का मॉडल ये जो है ये दोनों ऑलमोस्ट बहुत सिमिलैरिटीज थे इन दोनों मॉडल में। मैस्लो का मॉडल नीड्स के बारे में बात कर रहा था, हर्जबर्ग का मॉडल रिवॉर्ड्स और गोल्स के बारे में बात कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो है मोटिवेशन जो है चैप्टर नंबर 3 लीडरशिप एंड मोटिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज हम लोगों ने मोटिवेशन देखा, मोटिवेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन, फिर मोटिवेशन के 3 थियरीज। नंबर 1 था नीड हायरार्की थियरी मैस्लो द्वारा, दूसरा था हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स
जो हमें हर्जबर्ग ने दिए थे, और फिर मैकग्रेगर की जो थियरी एक्स एंड थियरी वाई, ये भी हम लोगों ने देखी। थोड़ा सा जो है हमने बहुत डिटेल में देखा, चीज़ों को समझने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर खत्म होते ही आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप मॉड्यूल को रीड कीजिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया आपके आज के लेक्चर में। अब बस हमारा नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर डिसीजन मेकिंग जो बच जाता है, वो हम लोग देखने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे। डू टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।